सर कई लोग आजकल जैसे घर पे भी ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो इज़ देयर एनी कन्वेंशन कि राइट हाथ में लो या लेफ्ट हाथ में लो? देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि लगभग सब घरों में एक ब्लड प्रेशर मशीन पर रखी जाती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बीपी दोनों हाथों में आप ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, प्रोवाइडेड कि वो हाथ में भी आप बीपी ले सकते हो। पैरालाइज्ड हाथ नहीं होना चाहिए। अगर पैरालाइज हाथ हो तो आमतौर पर उसमें बीपी नहीं लेना चाहिए। सर आजकल हमने देखा है कि जो रिस्ट वॉचेस या स्मार्ट वॉचेस हैं उसमें भी बीपी मेजर करने का वो आ रहे हैं। हाउ एक्यूरेट इज दैट? देखिए, उतनी रिलायबल तो नहीं है क्योंकि कन्वेंशनल बीपी सिस्टम हमेशा ऐसी तरह काम करता है, क्योंकि जो आप रिस्ट वॉचेस होती हैं वो किस बेस पे उनका एल्गोरिदम क्या है वो मुझे पता नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। जहाँ पर रिस्ट वॉच कोई प्रेशर तो दे नहीं रही है, रिस्ट वॉच सिर्फ ऊपर देख रही है ना, तो किस बेसिस पे प्रेशर क्रिएट कर रही है मुझे उस एल्गोरिदम का आइडिया नहीं है। एक क्वेश्चन और आया कि जैसे आपने हार्ट अटैक में बोला था कि स्मोकिंग से रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं, क्या ब्लड प्रेशर पे भी स्मोकिंग का इफेक्ट होता है? बिल्कुल पड़ता है। किस तरह से? ब्लड प्रेशर जब से पर्सन स्मोक करता है उसकी दुनिया में जो बहुत सारे केमिकल्स निकोटीन से लेकर उनका काम ही होता है सबसे पहले वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराते हैं और बीपी को थोड़ा बहुत शूट कराते हैं। तो सर जब किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो इसके कोई क्लियर कट सिम्टम्स होते हैं या कैसे पता लगता है किसी को कि मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा है? ये बहुत सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारी सोसाइटी में एक मिथ की तरह से फैली हुई है। मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि जब भी बीपी बढ़ेगा हमें पता चल जाएगा जी। ज़्यादातर लोग आप किसी पेशेंट के पास जाओ, जब बीपी बढ़ेगा तो हमें गुस्सा आएगा, तो हमारा सर में दर्द होगा, हमें गुस्सा होगा, इरिटेट होने लगेंगे, तो हम जान जाएंगे हमारा बीपी बढ़ गया। लाइफस्टाइल का कोई रोल है क्या ब्लड प्रेशर में? जैसे हम कहते हैं डायबिटीज़ तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो लाइफस्टाइल या ओबेसिटी का ब्लड प्रेशर में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें, जैसे आपका डाइट का पैटर्न, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाली, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें ले रहे हैं, है ना, तो डेफिनेटली जब ज़्यादा सॉल्ट जाएगा तो बीपी शूट कराएगा। तो हम पेशेंट को ये सेफली कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि आप दवाइयाँ लो तो आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, आप ग्रेजुअली लाइफस्टाइल चेंज करके टुवर्ड्स नॉर्मल आ सकते हो, दवाइयाँ आपको डिपेंडेंट नहीं बनाती। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तरुणा सिंह, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ फोकस्ड पॉडकास्ट दिल से, जहां हम बात कर रहे हैं उन टॉपिक्स की जो आपकी हेल्थ, हार्ट और हर दिन की लाइफ को साइलेंटली इम्पैक्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम तो सबने सुना है, लेकिन जिसके इफेक्ट्स को लोग या तो लाइटली ले लेते हैं या तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। ब्लड प्रेशर, एक साइलेंट किलर जो धीरे धीरे आपके दिल, दिमाग, किडनी और पूरी बॉडी पर असर करता है बिना किसी शोर के। और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं एक रेनाउंड और हाईली एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट डॉक्टर अजीत सिंह। डॉक्टर अजीत सिंह करेंटली काम कर रहे हैं एज कंसल्टेंट नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी एट यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। उन्होंने फोर्टिस, जेपी, मैक्स जैसे लीडिंग हॉस्पिटल्स में कार्डियोलॉजी सर्विसेज दी है और उनका एक्सपीरियंस 1 लाख से ज़्यादा 2D इकोज, स्ट्रेस इकोज, एडवांस्ड हार्ट इमेजिंग और क्रिटिकल कार्डियक केयर में है। उन्होंने नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी में फेलोशिप और PGDCC किया है और MBBS GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से है। वो BLS ACLS सर्टिफाइड है और कई नेशनल मेडिकल बॉडीज़ के एक्टिव मेंबर भी हैं। डॉक्टर अजीत, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम चाहेंगे कि आप हमें ये समझाएं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। आजकल बहुत सारे यंग एडल्ट्स में भी हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और कैसे बिना मेडिसिन के लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, ब्लड प्रेशर द साइलेंट किलर यू कांट इग्नोर। तो सर जो ब्लड प्रेशर है, इन इजी टर्म्स अगर हम इसे डिस्क्राइब करें तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को हम अगर डिफाइन करें तो ये वो प्रेशर है, ऑब्वियसली नाम बता रहा है ब्लड का प्रेशर। तो जो ब्लड हमारी आर्टरीज़ में जो फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करते वक्त जो वहाँ की आर्टरीज़ में जो लेटरल प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उस प्रेशर का नाम ही ब्लड प्रेशर है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसकी नॉर्मल डेफिनेशन आप इसी को कॉमन डेफिनेशन ही मान सकते हैं। तो सर कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और कई लोगों को लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो क्या है हाई ब्लड प्रेशर होना और लो ब्लड प्रेशर होना? सो नॉर्मली हम लोग ब्लड प्रेशर को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ब्लड प्रेशर होगा जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और एक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक का मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब एक पल्स वेव क्रिएट होती है तो मैक्सिमम जो पीक पहुंचता है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जबकि हार्ट का वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा होता है, उस वक्त सबसे कम ब्लड प्रेशर आर्टरी पे एक्सर्ट कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये 2 अलग अलग नंबर हैं। अब इन नंबर में ही बहुत बड़ा कुछ डिबेट है, और ये डिबेट क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जगह पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन थोड़ी सी बदली हुई है। अगर हम ACC/AHA गाइडलाइन की बात करें तो वहाँ पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज लेस देन 120, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 होना चाहिए। ये ACC/AHA की 2017 की गाइडलाइन है। कुछ अलग जगह पे जैसे कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ की गाइडलाइन थोड़ी सी बदली है
उन्होंने थोड़ा सा उसको मॉडल को थोड़ा अलग अलग, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर जगह पे 120/80 के नंबर से नीचे का नंबर इस कंसिडरेबल नंबर। पर कहाँ कितना नीचे, क्वेश्चन ये भी कितना नीचे। तो जो 120 है उसको 100 से लेकर 120 तक का ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मली कंसिडर टू बी नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड 60 to 80 mmHg का डायस्टोलिक बीपी इज ऑलमोस्ट हमेशा माना जाता है इज नॉर्मल डायस्टोलिक बीपी। इससे कम वाला जो बीपी होगा, यानी कि लेस देन 100 सिस्टोलिक या लेस देन 60 डायस्टोलिक, उसको यूजुअली हम लोग एक लो ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं। लेकिन ये मानना जरूरी है कि ये चीज़ें जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, हमें इनके बारे में इनको पूरे पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि एक्चुअली कोई बीपी एक्चुअली नॉर्मल लो है या नहीं है। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज लेस देन 120/80 आज की गाइडलाइन में। हालांकि हम लोग अगर हम थोड़ा सा लिबरल रहें तो यूजली 130/80 को हम लोग अप टू 130/80 को हम लोग नॉर्मली मानते हैं, और 130 to 140 तक का बीपी को अभी भी, हालांकि ACC/HA के हिसाब से तो बीपी बढ़ गया, यानी कि आपका ग्रेड 1 का हाइपरटेंशन हो गया, लेकिन यहाँ पर इंडियन सेटअप में हम लोग आमतौर पे 140/90 तक के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं। लेकिन ये 140/90 का ब्लड प्रेशर ACC गाइडलाइन में स्टेज 1 का हाइपरटेंशन माना जाता है। सर ये भी कहते हैं कि अगर सिस्टोलिक बढ़ गया तो उतना खतरा नहीं, अगर डायस्टोलिक बढ़ गया तो ज़्यादा खतरा है। इज इट ट्रुथ और मिथ? हाँ, इसको मैं इसको पार्शियल ट्रुथ बोलूँगा, लेकिन ये कंप्लीट ट्रुथ नहीं। तो इसकी वजह ये है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन में हमारे बहुत सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं। जैसे कि अगर आप एंग्जाइटी में, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से वॉक कर रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी में, फीवर आ गया, तो ज़्यादा फर्क पड़ता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे, यानी सिस्टोलिक तेज़ी से ऊपर शूट करता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उतनी तेज़ी से यूजली शूट नहीं करता। तो ऐसा हो सकता है कि आपका, जैसे अगर आपको एंग्जाइटी हो गई, तेज़ डर गए, घबरा गए, किसी बात से एंग्जाइटी आ गई, स्ट्रेस आ गया, तो हो सकता है आपका डायस्टोलिक बीपी ज़्यादा ना बढ़े, 5-7 का बढ़े, पर सिस्टोलिक बीपी तेज़ी शूट कर जाए, 170-180 पहुँचे। अगर ये डिफरेंस दिख रहा है तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा तेज फ्लक्चुएट करता है, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये थोड़े से ही चेंजेस में फ्लक्चुएशन काफ़ी होता है, तो इसलिए इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते। डायस्टोलिक बीपी आमतौर पर इतना नहीं बढ़ता है, तो अगर डायस्टोलिक बीपी ज़्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब क्या, कि डायस्टोलिक बीपी मतलब एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। सो ये एक रीजन है, और ये इसलिए पार्शियल ट्रुथ है। लेकिन ये भी ट्रुथ है कि अगर किसी को परसिस्टेंटली सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है, भले इसका डायस्टोलिक नॉर्मल है, तो उसको हम लोग बीपी मानिए, उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन काउंट करते हैं। और ये आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का क्या रीज़न हुआ? इसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। उसमें सबसे कॉमन वजह होती है पेशेंट का एल्डरली पेशेंट भी बहुत कॉमन है, जहाँ पर लोग जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उनको डायस्टोलिक में उतना फर्क नहीं पड़ता है, पर सिस्टोलिक बीपी आमतौर पर शूट करने लगता है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन वजह है कि पेशेंट का एक तो एज बढ़ा होगा, एज की वजह से बीपी शूट कर रहा होगा, और कई बार कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ऐसा होता है, तो ये बढ़ जाता है। सर मैंने ये भी सुना है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बेसिकली वो प्रेशर है जिस पे आपका हार्ट आपकी पेरिफेरल मतलब पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है, और जो डायस्टोलिक है वो सिर्फ हार्ट के अंदर ही जो फिलिंग प्रेशर चाहिए, दैट इज डायस्टोलिक। इज इट ट्रू? यस, दैट्स ट्रू। तो क्या जो आप कह रहे हो कि एजेड पेशेंट में सिस्टोलिक बढ़ जाता है, तो प्रॉबेबली उनकी जो आर्टरीज हैं वो हम कहते हैं ना कैल्शियम वाली हार्डनिंग हो गई या कुछ, इसलिए बढ़ जाता है क्या सिस्टोलिक? हाँ, उसमें एक बहुत बड़ी वजह वही है कि जब वो हार्ट को आप प्रेशर कर रहे हैं, जब वेंट्रिकल प्रेशर करके ब्लड को पुश कर रहा है आगे, तो बिकॉज आगे की आर्टरी स्टिफ हो रखी है, इसलिए सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है, लेकिन डायस्टोलिक बीपी उतना नहीं बढ़ता है। ओके, तो अगर किसी का सपोज हम कहते हैं कि लिपिड प्रोफाइल खराब है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए, तो भी शायद पाइप नैरो हो जाएंगे और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इज इट? इससे कोलेस्ट्रॉल से लेना देना आमतौर पे उतना नहीं होता है। ओके, है ना। जब मैं उन आर्टरीज की हार्डनिंग की बात करूँगा तो कोलेस्ट्रॉल इज़ वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन ऐसा अकेला फैक्टर नहीं, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो एजिंग है, जिसकी वजह से जो लचीलापन आर्टरीज के अंदर मौजूद था पहले, वो धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है तो वो आर्टरीज में उतना लचीलापन रहता नहीं है। तो जब ब्लड पुश करता है, जब हार्ट पुश करता है ब्लड को पेरिफेरल सिस्टम में, तो चूंकि वो लचीले नहीं रह गई हैं, तो उनमें क्या प्रेशर बहुत तेजी से ब्रेज कर जाता है, इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम हाइपरटेंशन बनता है। डायस्टोलिक ये फर्क पड़ता नहीं, इसलिए उसमें समझ नहीं होता। सर एक टर्म और सुनिए मैंने, विच इज़ कॉल्ड पल्स प्रेशर। तो किसी में पल्स प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है? पल्स प्रेशर का मतलब ही हुआ कि द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हाइपर, तो इसलिए जब किसी का अगर आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगा तो ऑब्वियसली इसका पल्स प्रेशर बढ़ा होगा। पल्स प्रेशर कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लाइक 80 या 46, जैसे नॉर्मली तो 40 होता है, बट कितने से ज़्यादा होगा तो इट्स वेरी रिस्की। 60 to 80 तक के प्रेशर से ऊपर का प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ एक नॉर्मल प्रेशर मानते हैं। तो इसमें क्या रिस्क हो जाता है अगर किसी का पल्स प्रेशर ज़्यादा होता है? आमतौर पे हम लोग किसी के रिस्क को यूजुअली हम लोग पल्स प्रेशर के टर्म्स में नहीं देख रहे होते हैं, हम उनको उसके एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर पे देख रहे होते हैं, उनका सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ है कि नहीं है और डायस्टोलिक बीपी बढ़ा है कि नहीं है।
हम लोग उनको पल्स प्रेशर के टर्म्स पे रिस्क को क्वांटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनके एग्जैक्ट नंबर की सिस्टोलिक बीपी 170 पहुंचा, 180 पहुंचा, 200 पहुंचा, इस टर्म्स में बीपी उसको रिस्क और इसी में करना चाहिए, ना कि पल्स प्रेशर। सर कई लोग आजकल जैसे घर पे भी ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो इज देयर एनी कन्वेंशन कि राइट हाथ में लो या लेफ्ट हाथ में लो? देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि नॉर्मल हमारे अब घरों में बहुत लगभग सब घरों में एक ब्लड प्रेशर मशीन अब रखी जाती है, तो हमें पता होना चाहिए बीपी कैसा है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बीपी दोनों हाथों में आप ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, प्रोवाइडेड कि वो हाथ में भी आप बीपी ले सकते हो, पैरालाइज्ड हाथ नहीं होना चाहिए। अगर पैरालाइज हाथ हो तो आमतौर पर उसमें बीपी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कोई फिस्टुला हो तो आप नहीं ले सकते उस हाथ में, तो ये दो, अदरवाइज आपको दोनों हाथ में बीपी आप ले सकते हो। और खास बात ये कि इन दोनों हाथों में ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा डिफरेंस होना नहीं चाहिए, एंड यू शुड नो अबाउट दैट। यानी आपको आपके घर में जब भी आप बीपी चेक करें तो एक बार, कम से कम एक बार किसी पर्सन का लाइफ में एक बार तो ऐसा हो चुका हो जब उसके दोनों हाथों बीपी लिया हो, राइट में भी लिया हो, लेफ्ट में लिया हो, ठीक है, और आपने देख लिया हो कि उसको हाथों में कोई भी बीपी बढ़ा हुआ नहीं है। अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो एक नॉर्मल बात है, क्योंकि कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। एक हाथ में बीपी ज़्यादा आएगा, वो कोई भी हाथ हो सकता है, वो राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। तो ये बताना तो ये तो ठीक है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है कि आप राइट में ले या लेफ्ट में, आप दोनों में ले सकते हो, लेकिन दोनों हाथों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज़ ए मोर इंपॉर्टेंट थिंग। एक बात तो ये होगी कि दोनों हाथों में लेना चाहिए। दूसरी बात है कि कैसी कंडीशन लें, तो जो मशीन है बीपी मशीन, उस मशीन को आमतौर पे आपके हार्ट के लेवल पे रखा होना चाहिए। यूजली होता है कि हम बेड पे बैठ के करते हैं, मशीन नीचे होती है, हार्ट ऊपर होता है, तो रीडिंग सही नहीं आएगी। मशीन शुड बी एट द लेवल ऑफ योर हार्ट, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि पेशेंट को यूजली हम लोग बोलते हैं सिटिंग कंडीशन लें। सबसे बढ़िया तरीका है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर रख लीजिए, ठीक है, वो आमतौर पर आपके हार्ट के लेवल पे ही होगी। आप आराम से चेयर बैठिए, मशीन होगी यूजली हार्ट के लेवल पे, वहाँ पे आप रख लीजिए। पैर शुड बी अनक्रॉस्ड, यानी लेग्स जो है ना वो आपके क्रॉस्ड नहीं रहना चाहिए, वो आपको अनक्रॉस्ड में रिलैक्स कंडीशन में हो। आर्म को टेबल के ऊपर रिलैक्स करना चाहिए, ऐसे ऐसे हवा में नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी रेस्टेड ऑन द टेबल, ठीक है, तो वहाँ पर रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप बीपी लें तो हम लोग आमतौर एडवाइस करते हैं कि आपको फर्स्ट रीडिंग को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कई बारी फर्स्ट रीडिंग में मसल को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो फर्स्ट रीडिंग को आप रिजेक्ट कर, जो वट एवर द रीडिंग, उसके बाद की रीडिंग को आप या तो सेकंड रीडिंग को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, या सेकंड, थर्ड, फोर्थ रीडिंग, तीन रीडिंग लीजिए और उनका एवरेज आउट कर लीजिए, वो आपका बेस्ट रिजल्ट निकाल के देगा। कई बार ऐसा होता है कि बीपी लोगों को नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट रीडिंग बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, बिकॉज सो मेनी थिंग्स, अचानक बीपी शूट करके आता है और आप घबरा जाते हो, उसके बाद बीपी दोबारा लेते नहीं, अगली बीपी में नॉर्मल है। तो इसलिए हमेशा फर्स्ट रीडिंग को रिजेक्ट करिए, सेकंड रीडिंग को या तो सेकंड को एक्सेप्ट कर लीजिए या सेकंड, थर्ड, फोर्थ को एवरेज आउट करके रिजल्ट कर लीजिए। तो ये एक मोटी मोटी आप बात कर सकते हैं बीपी लेते हैं। दूसरा सर कई बार ये भी कहते हैं ना कि अच्छा अभी बीपी ले लिया इस हाथ में तो 5 मिनट रुक के लेना है दूसरी बार, ऐसा कुछ है? नहीं, एक बार जब मैंने आपको बोला कि ये रीडिंग से आपको लेनी, तो आपको साथ साथ एक बार बटन दबाया, रीडिंग ले ली, दोबारा दूसरी बटन बताया, ऐसा नहीं है कि दूसरी रीडिंग में 5 मिनट आपको वेट करने की जरूरत है, आप इमीडिएटली ले सकते हो, साथ साथ रीडिंग, ठीक है। और आपने जैसा कि बोला कि दोनों आर्म्स के बीपी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब नॉर्मली आप डिजिटल पे जब आप लेते हो तो इन एनी केस ही रीडिंग सेम नहीं आती, वो डिफरेंस तो कितना डिफरेंस होना इज अलार्मिंग, या आपको डॉक्टर के पास जाना? अगर दोनों में अगर सिस्टोलिक नंबर जो है वो मोर देन 20 है, सिस्टोलिक बीपी का नंबर मोर देन 20 से ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी एक आर में दिख रहा है आपको कि ऊपर का बीपी आ रहा है 150 और एक में दिख रहा है 110 ऊपर का बीपी, तो दोनों के बीच में 40 का डिफरेंस आ गया, ये अलार्मिंग डिफरेंस है। अगर किसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस, एक में 150 दिखाई पड़ा, दूसरे में 140 दिखाई पड़ा, ये एक अलार्मिंग डिफरेंस नहीं है। तो सिस्टोलिक में वो डिफरेंस इट्स मोर देन 20 एंड डायस्टोलिक में डिफरेंस मोर देन 10 इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, एंड इसमें आपको डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपके साथ ये ऐसा हो रहा है, बीपी का डिफरेंस है। तो दोनों हाथों में जो डिफरेंस आते हैं, व्हाट आर द मोस्ट प्रोबेबल रीजंस कि दोनों, मतलब इस हाथ में अलग प्रेशर, इस हाथ में अलग प्रेशर? क्योंकि प्रेशर तो आखिरकार हमारी हाथ की आर्टरीज की वजह से डेवलप हो रहे हैं, हाँ। और ये आर्टरीज में कभी कभी हमारे हार्ट से जो निकलने वाले आर्टरीज हैं, तो फ्रॉम वेरी बिगनिंग किसी भी लेवल पर हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है, आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकते हैं। उस ब्लॉकेज की वजह से वो आर्टरी में नॉर्मल फ्लो नहीं जा पा रहा है, इसलिए उस जगह बीपी कम कर देगा, दूसरी जगह बीपी नॉर्मल दिखा रहा है। तो एक जगह नॉर्मल दिखा रहा है, कम दिखा रहा होगा तो डिफरेंस तो आ जाएगा। अब वो किस तरह ब्लॉकेज है ये तो नहीं पता ना मैं, तो इसलिए हमेशा जब भी ऐसा डिफरेंस दिखता है तो हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट में आमतौर पर वो पॉजिटिव मिलता है, यूजली पॉजिटिव मिलता है। तब करा देना। सर आजकल हमने देखा है कि जो रिस्ट वॉचेस या स्मार्ट वॉचेस हैं उसमें भी बीपी मेजर करने का वो आ रहे हैं, हाउ एक्यूरेट इज दैट, और रिलायबल है कि नहीं? उतनी रिलायबल तो नहीं है, क्योंकि कन्वेंशनल बीपी सिस्टम हमेशा ऐसी तरह काम करता है, क्योंकि जो आप रिस्ट वॉचेस होती हैं वो किस बेस पे उनका एल्गोरिदम क्या है वो मुझे पता नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हम लोगों को शुरुआत से कभी इस एल्गोरिदम के बारे में तो पढ़ाया नहीं है, और अब ये किस एल्गोरिदम पे काम कर रही है, जहाँ पर रिस्ट वॉच कोई प्रेशर तो दे नहीं रही है, रिस्ट वॉच तो सिर्फ ऊपर देख रही है ना, तो किस बेसिस पे प्रेशर क्रिएट कर रही है मुझे उस एल्गोरिदम का आइडिया नहीं है। सो आई कांट कमेंट ऑन दिस थिंग कि मैं कैसे बताऊंगा ये एक्यूरेट है, और मैं कैसे ये बताऊँ कि ये एक्यूरेट नहीं है।
बिकॉज बहुत सारे पेशेंट उसकी रीडिंग पे रिलाई कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरी भाई नज़र में reliable मेरी है कि नज़र नहीं में है। मेरी नज़र में रिलायबल तो अभी तक तो नहीं है। हम्म, आगे हो सकता है कि कोई गाइडलाइंस ऐसी आई और मेरी नज़र पड़ी तब इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि वॉच से हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बहुत सारा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मेरा अपना मानना है कि हम इस डिजिटलाइजेशन के टाइम पे ना हम वॉच पे और इस तरह के गैजेट्स पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड होते जा रहे हैं, जितनी ज़रूरत नहीं है। उससे फ़ायदा कितना है, बहुत कम लोगों को फ़ायदा होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत, शायद लेस देन 1% लोगों को फ़ायदा होता होगा। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को आपने एक वॉच लगा भी दी और उसके आपने उसमें ECG भी चेक कर रहे हैं, उसमें आप ऑक्सीमीटर भी चेक कर रहे हैं, उसमें आप अपना BP चेक कर रहे हैं, उससे उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है सिवाय इसके कि वो दिन में 4 बार चेक कर रहा है, अपना देख रहा है, और बगैर किसी वजह के अचानक अगर ये इसने एक इनएक्यूरेट रीडिंग दे दी तो और कुछ नहीं करेगा, पर वो स्ट्रेस जरूर ले लेगा। तो इन घड़ियों में स्ट्रेस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, फ़ायदा की पॉसिबिलिटी होगी, जिन लोगों में फ़ायदा होगा, पर मुझे लगता है ये सिलेक्टेड लोगों को यूज़ करना चाहिए, सिर्फ उनको जो कन्फर्म जिनको कुछ प्रॉब्लम है उनको तो ठीक है, उनके लिए आप वॉचफुल रह सकते हैं। पर जो एक नॉर्मल पर्सन है जिसको सब कुछ नॉर्मल है, जिसको हमेशा से नॉर्मल है, उसका हम ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं बार बार। कोविड से पहले तो कभी ऑक्सीमीटर किसी की जरूरत नहीं पड़ी, कोविड के बाद आज में लग रहा है हर आदमी को ऑक्सीमीटर देखना चाह रहा है उसका सैचुरेशन क्या है, जबकि उसमें इतने सारे वेरिएबल्स हैं, आप बार बार आप गलत रीडिंग लेंगे और उसकी वजह से अननेसरी आप स्ट्रेस में आओगे, अननेसरी आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर चले जाओगे जिसकी आपको जरूरत भी नहीं होगी। आप जाओगे डॉक्टर से बोलोगे, डॉक्टर तो आप जांच लिखेगा देगा, वो क्यों नहीं लिखेगा उस जांच को, तो आप अननेसरी उस ट्रैप के अंदर आ जाते हो जो आपको, जिसके अंदर आपको नहीं आना चाहिए। जिनको ज़रूरत है, जिनकी हिस्ट्री है, जिनको प्रॉब्लम है, उनको देखना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को मुझे लगता है उसकी जरूरत है। सो वॉच डिजिटल वाले जो हो गए, वॉच वाले जो हो गए, वर्सेस जो ट्रेडिशनल मर्करी के स्फिग्नोमैनोमीटर होते थे, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग ऑब्वियसली वो वही है, वो पायनियर था उस फील्ड का, जो हमने चेक किए थे, जो स्पिग्नो जो नॉर्मल थे ना, जिसमें मर्करी वाला था, मर्करी आज यूज नहीं हो रहा, तो जो हमारे नॉर्मल एनालॉग्स यूज हो रहे हैं, जो एयर वाले यूज हो रहे हैं, एयर तो उसमें भी था, पर अब हमें डिजिटल वॉच आती है, अब हमारे पास मर्करी नहीं आता, तो उसको एनालॉग वाले बोलते हैं। तो एनालॉग BP मशीन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो नॉर्मली हम लोग क्लिनिक्स वगैरह में एनालॉग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, घरों में लोग आजकल डिजिटल वाला यूज करने लगे हैं। तो ऑब्वियसली जो एनालॉग मशीन इज मोर एक्यूरेट दैन द मोस्ट एक्यूरेट तो नहीं कहना चाहिए, पर मोर एक्यूरेट तो कह सकते हैं कम से कम। अगर हमारे पास अब मर्करी वाला नहीं रह गया है तो मर्करी वाला हम लोग ज़्यादा एक्यूरेट मानते थे, बिकॉज वो उसी डायरेक्टली लेता रहता था। तो हाँ, मर्करी के बाद में अभी एनालॉग इज़ बेटर, और उसके बाद आप जो घर पे यूज़ करते हो वो भी ठीक है। मर्करी वाले क्या एनवायरमेंटल हैजार्ड की वजह से बैन मोस्ट लाइकली इसीलिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, उसमें कुछ एनवायरमेंटल इशूज़ थे उसके चक्कर में। सर कई लोगों को जिनको पता लगता है कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उन्हें हाइपरटेंशन है, तो वो अपना सॉल्ट इंटेक बिल्कुल बंद कर देते हैं। हाउ राइट इज़ दैट? सॉल्ट, देखिए सॉल्ट बंद करने का भी ये मतलब नहीं है कि आपके बॉडी में सॉल्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे खाने पीने में, सब्जियों में और बहुत सारी चीज़ों में, हमारी बॉडी के अंदर वाटर में भी थोड़ा बहुत सॉल्ट का मतलब क्या, सोडियम और क्लोराइड, दो ही चीज़ें था और क्या। तो सोडियम और क्लोराइड हमारे पानी के अंदर भी होता है अगर आप पानी पीते हैं, ठीक है ना। आरओ वाले में भी, आरओ में से भी अगर बिल्कुल ही प्योर कर देंगे, उसको एकदम डिस्टिलेट कर देंगे तो उसमें नहीं होगा। अदरवाइज भाई आप 60 का अगर आप क्या बोलते हैं, TDS बोलते हैं, जो TDS होती है वो आखिरकार क्या है, उसके अंदर यही सब कुछ सॉल्ट तो डिजॉल्व सॉल्वेंट है, तो जो यही हो सकता है तो उसमें सोडियम क्लोराइड भी उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। तो पानी ये होगा, आप सब्जियां खा रहे हो, हर सब्जी के अंदर भी थोड़ा बहुत सॉल्ट होता है, क्योंकि आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो और टैप वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आप जब सॉल्ट बंद करते हो तब सॉल्ट बॉडी के अंदर बिल्कुल जाना बंद हो जाता है, थोड़ा बहुत सॉल्ट हो जाता है। लेकिन मुझे इस कंडीशन में ये कि जो आपको एक लिमिट दे रखी है कि अगर आपको बोला कि 6 ग्राम पर डे के अंदर अंदर आपको पूरा टोटल सॉल्ट टेक लेना है, तो अगर आप उसके अंदर ले रहे हो तो कोई खराब बात थोड़ा। अगर आप 3 ग्राम 2-3 ग्राम ले रहे हैं बिल्कुल बगैर सॉल्ट के, अगर आपकी लाइफ नॉर्मल चल सकती है, बगैर आप रिग्रेट किए हुए खाने को खा सकते हैं, तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप बगैर सॉल्ट का खाना खाना चाहते हैं, ठीक है खाइए, पर इसके रिग्रेट नहीं करना आपको ये पछताना नहीं कि मेरी जिंदगी क्या होगी कि मैं अब कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, नमक वाला कुछ नहीं खा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है, लाइफ आपको बहुत बढ़िया लग रही है, तो यू कैन टेक इट। मुझे नहीं लगता एज ए डॉक्टर मैं कभी किसी को मना करूंगा कि भाई तुम बगैर नमक के साथ खाना खाओ, बट मुझे लगता है इसके साथ लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, थोड़ा सॉल्ट तो चाहिए खाने के लिए। एंड हाउ अबाउट रिप्लेसिंग कॉमन सॉल्ट विद जो सेंधा नमक होता है? कई लोगों को लगता है कि वो उसमें सोडियम नहीं है, उसमें पोटेशियम है। यस, वो सही है, पोटेशियम है, तब पर कुछ कंडीशन में लोगों को हाई पोटेशियम डाइट हम लोग नहीं देते, है ना। कुछ ऐसे, जैसे एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसको किडनी डिजीज होता है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन हो गया, बिकॉज ऑफ किसी वजह से। अच्छा, कई बार ऐसा होता है किडनी की वजह से उसको हाइपरटेंशन आता है, कई बार हाइपरटेंशन में किडनी डिजीज होती है, दोनों होती है पॉसिबिलिटी। अब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन भी और किडनी प्रॉब्लम भी है, और किडनी वाले पेशेंट्स में पोटेशियम का बैलेंस डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि किडनी का काम होता है पोटेशियम बैलेंस करना, वो बैलेंस करना मुश्किल कर देती है, और आमतौर पर बहुत बड़ी पेशेंट में पोटेशियम लेवल बढ़ने लगता है। अब ऐसे पेशेंट ने क्या किया कि ऐसा नमक लेना शुरू कर दिया जो पोटेशियम में रिच, डॉक्टर ने बोल रखा है पोटेशियम कम डाइट लेना है, लो पोटेशियम डाइट लेनी है, और वो क्या कर रहा है, अनजाने हायर पोटेशियम डाइट ले रहा है, जो उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है।
तो सेंधा नमक या जो भी नमक है, क्योंकि आप जब सेंधा नमक ऐसा यूज़ करते हैं वो नमक भी कम नमकीन होता है, तो आप क्या करते हो कि ज़्यादा मात्रा में डालते हो। जहाँ आपको आधी चम्मच सॉल्ट डालना चाहिए तब आप 1 चम्मच उसमें सॉल्ट डालना शुरू कर देते हो। तो ऑल इन ऑल तो आप वहीं पहुँच गए जहाँ से आपको सोडियम लोड जितना पहुँचना वहीं पहुँच गया। तो ये कोई बहुत स्मार्ट तरीका तो मुझे नहीं लगा इसमें। तो बेटर है कि आप अपनी सॉल्ट की इंटेक कोई कम कर दो ना, बजाय इसके कि हम इसमें ये रिप्लेस कर दें वो रिप्लेस करें। इसमें तो मैं क्लियर मालूम कि कॉमन सॉल्ट के अंदर क्लियर है कि इसमें सोडियम और क्लोराइड और कुछ नहीं है, कुछ और नहीं है। लेकिन बाकी जितने सॉल्ट और हैं उन सॉल्ट में अलग अलग चीज़ों के मिक्सचर्स हैं, पर उनके बारे में पता नहीं वो किस प्रोपोर्शन के अंदर उसके अंदर मौजूद है। तो हमें वो अंदाजा लगाना मुश्किल है इसमें क्या क्या और मौजूद है। ये जो बीच में 99 रुपीज़ kg वाला जो सॉल्ट चला था, प्योरो और 1-2 नाम से और भी आते हैं, सो इज़ इट सोडियम प्लस पोटाशियम? और हाँ देखिए, मैंने बोला ना, अगर आप लेना चाहे कर सकते हैं, पर उसके साथ इशू यही आएगा आपको, अगर आपको क्लियर है कि आपको पोटेशियम लेवल ठीक है, आपको कोई किडनी इशूज नहीं है, और अगर आपने थोड़ी बहुत पोटेशियम हायर लेवल की तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। प्लस आई ऑल्सो थिंक इट्स नॉट आयोडाइज्ड सेंधा नमक, सो अगेन जिस पर्पज से आयोडीन फोर्टिफिकेशन शुरू हुआ था दैट इज डिफीटेड। वो थोड़ा सा डिफीटेड, यू आर टोटली ऑन सेंधा नमक। कभी कभी स्विच करना है या अभी अगर हाँ उसकी बिल्कुल हमारी आयोडीन की वो तो जो सप्लीमेंटेशन है उसमें फ़र्क तो पड़ ही जाता है, डिस्टर्ब हो ही जाती है ऑब्वियसली, ये एक फैक्टर तो है ही है। तो सर ये जो ब्लड प्रेशर है, जैसे हर एक डिसीज़ की कोई ना कोई इटियोलॉजी होती है, सो ब्लड प्रेशर क्यों होता है? देखिए ब्लड प्रेशर क्यों होता है, बात अगर हम करें तो ब्लड प्रेशर को हम सिंपली 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक है जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसको इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब यही हुआ कि ऐसा ब्लड प्रेशर जिसके कॉज के बारे में कोई आइडिया नहीं, वी डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस ब्लड प्रेशर। उसका नाम इसलिए प्राइमरी वर्ड है क्योंकि ये प्राइमरी तौर पर डेवलप हुआ है, इसकी किसी वजह से नहीं है। एक दूसरा जो ग्रुप है जिसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसका मतलब हुआ कि ऐसा ब्लड प्रेशर जो किसी वजह से आया, कोई और बीमारी हुई और उस बीमारी के रिएक्शन में बीपी शूट कर गया, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे जो मैंने बताया किडनी डैमेज हो जाएगा, किडनी कोई पेशेंट डायलिसिस में डिपेंडेंट हो गया या किडनी उसकी डैमेज होना शुरू हो गई तो भी बीपी शूट करा देता है। कई सारे हार्मोनल ट्यूमर बॉडी के अंदर डेवलप हो जाते हैं, उससे होता है। कई बार हमारी किडनी के अंदर कुछ आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसके रिएक्शन में बीपी शूट होना हो जाता है। कई बारी कुछ मेजर आर्टरीज हैं जिसको कॉक्टेशन वगैरह बोलते हैं एओर्टा में, उसके रिएक्शन में शूट कर जाता है। तो मल्टीपल डिजीज़ हैं, किसी डिजीज़ की वजह से हाइपरटेंशन होना और बगैर किसी डिजीज़ की हाइपरटेंशन होना, ये 2 ग्रुप हो गए। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन एंड प्राइमरी हाइपरटेंशन इस तरह से माना जाता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो आमतौर पर जो नॉर्मली जितने आप लोग देखते हैं, जितने नॉर्मल कम्युनिटी में देखते हैं, तो आप मान सकते हैं कि 90% लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन के लोग होते हैं, यानी कि ऐसा ब्लड प्रेशर जिसका कोई रीजन नहीं है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन आमतौर पे कम पॉसिबिलिटी होती है, रेयर होता है, अनकॉमन होता है, और वो यंग जैसा किसी पेशेंट को 20 साल के बाद बीपी शूट कर गया तो हमें इन्वेस्टिगेट कराना, क्योंकि चांसेस इन लोगों में, यंग पेशेंट्स में बीपी अगर बढ़ रहा है और 200 पहुंच जा रहा है, 250 पहुंच जा रहा है, ऐसे लोगों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन के चांसेस रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इन लोगों में इन्वेस्टिगेट करा, हम लोग देखते हैं कैसा क्या है। सर आपको मतलब लाइफस्टाइल का कोई रोल है क्या ब्लड प्रेशर में? जैसे हम कहते हैं डायबिटीज़ तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो लाइफस्टाइल या ओबेसिटी का ब्लड प्रेशर में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है मुझे लगता है, क्योंकि हाइपरटेंशन इज़ ए लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, और इसको मैं लाइफस्टाइल से आप अलग हटा के देख ही नहीं सकते इसको किसी नज़रिए से। लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें, जैसे आपका डाइट का पैटर्न, अगर आपके खाने पीने के में पैटर्न में बहुत सारा चीज़ें हैं, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाली चीज़, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें ले रहे हैं, है ना, तो डेफिनेटली जब ज़्यादा सॉल्ट जाएगा तो बीपी शूट कराएगा। आपका जो ओवरऑल सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आपका वेट बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ वेट हमेशा बीपी को फेवर कराता है, यानी बड़ा वेट बढ़ेगा तो पेशेंट को बीपी शूट के चांस बढ़ जाएंगे। स्लीप पैटर्न, हम स्लीप पे बहुत कम बात करते हैं, स्लीप पे मेरे ख्याल से शायद ही कभी चर्चा होती है, और लोग कभी एक बार स्लीप पे भी एक बार बात करेंगे आगे जाके, कभी एक पूरा पॉडकास्ट इसी पे करेंगे। स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलपिंग हाइपरटेंशन इन अ नॉर्मल पेशेंट्स, क्योंकि हम जब भी रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी हीलिंग प्रोसेस चली जाती है, ठीक है, और उस टाइम पे हमारी पूरी बॉडी जब ये हीलिंग प्रोसेस हो रही होती है तो डिफरेंट हार्मोन्स जो होते हैं जो उसको हील कर रहे होते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का किसी वजह से बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, या उसकी आदत ही है, अगर वो उतनी नींद नहीं लेता जितना उसको लेना चाहिए, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा कि कुछ काउंटर हार्मोन्स शुरू हो जाएंगे, कुछ काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म शुरू हो जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ होगा बॉडी के अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम में, जो कि फर्दर बीपी को शूट कराना शुरू कर देगा। तो ये सब कुछ लाइफस्टाइल का पार्ट है। एक लाइफस्टाइल में ये भी आता है कि कोई पर्सन वॉक करता है कि नहीं करता है, क्योंकि अगर आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन बनते हैं, हार्मोन बेटर करते हैं, आपकी साइकोलॉजी बेटर होती है, क्योंकि साइकोलॉजी भी आपके हार्मोन पर असर डालती है। इसके अलावा जब आप वॉक करते हो तो डेफिनेटली स्वेटिंग होती है, बॉडी से स्वेटिंग भी होती है, तो कुछ थोड़ा बहुत पार्ट आपका सॉल्ट का पार्ट भी कुछ
निकलता बाहर निकलता है, जो भी कुछ बैलेंस आउट करता है वो भी उसका काम ही बैलेंस आउट करना है, वाटर थोड़ा सा निकलता है उसका काम भी बैलेंस आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें काम तो कर ही रही होती हैं। अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, पूरी तरह से एसी के अंदर बंद रहेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, खाने में सॉल्ट ज़्यादा होगा, बहुत सी नींद नहीं लेंगे, तो ये क्या करेगा, सारा जब क्लब करेगा ना, तो ये अपने आप में बीपी को बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ रिस्पॉन्सिबल करेगा। अगर किसी के पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स हाइपरटेंसिव हैं, तो बच्चा जिसका ब्लड प्रेशर हम कभी चेक ही नहीं करते, उसको भी बचपन में ही बीपी होने के चांसेस हैं क्या? और दूसरा ये कि छोटे बच्चों का ब्लड प्रेशर भी कितना होता है, मतलब अगर एक 5 साल का बच्चा हो, एक 10 साल का बच्चा हो, एक 15 साल का बच्चा हो, उनका भी वही 120/80 है क्या नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर की? दो बातें करी, मैं दोनों को अलग अलग बोलूँगा। पहला तो ये कि यस, अगर किसी की फैमिली में मदर फादर को बीपी आया और वो यंगर एज में आया, ये जानना जरूरी कि उनको कब आया। अब किसी को बीपी 50 ईयर की एज में आया तो उनका तो बच्चा भी इतना छोटा नहीं होएगा ना, ऑब्वियसली। तो अगर किसी यंगर एज में किसी को बीपी आया, अगर किसी किसी यंगर एज में आया कि भाई किसी को 30 ईयर की एज में बीपी शूट करना शुरू कर गया और सिग्निफिकेंट, ये नहीं कि 140 150 के आसपास आ गया, सिग्निफिकेंट बीपी अगर आपको दिख रहा है 160 170 180 आ रहा है, मैलिग्नेंट की तरह से आ रहा है, मदर फादर दोनों को दिख रहा है, राइट, ऐसे में बच्चे के को बीपी शूट होने के चांसेस हैं, बिल्कुल है चांसेस। तो ऐसे पेशेंट में बच्चों को देखना चाहिए, यंगर एज में बीपी को चेक करना चाहिए। आमतौर पे अब जो क्राइटेरिया होता है बच्चे का, वो एक कुछ टेबल होती है, हम लोग परसेंटाइल टेबल करते हैं, हालांकि मेरा पार्ट नहीं है, वो पार्ट आमतौर पीडियाट्रिशियन का ही होता है, पर उस परसेंटाइल में 90 परसेंटाइल के ऊपर का बीपी हम लोग एबनॉर्मल मानते हैं। 90th परसेंटाइल कुछ तरीका होता है, टेबल के अंदर निकल गया था परसेंटाइल। मोटा मोटा तौर पर अगर बात करें तो एक 5 साल के बच्चे का बीपी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी बिटवीन 95 to 100 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 60-65। अगर हम इसको यही बात करेंगे 10-12 साल के बच्चे का, तो हम ये नंबर होगा 100 का बीपी होगा सिस्टोलिक, एंड 65 to 70 का बीपी होगा उसका डायस्टोलिक। 30 ईयर के बाद के जो नंबर्स होते हैं वो लगभग नियर एडल्ट ही होते हैं, यानी कि लेस देन 120/80 इज़ ए नॉर्मल नंबर। उससे ऊपर का बीपी होगा तो हम उसको बड़ा हुआ बीपी मानेंगे। तो ये एक ग्रॉस है, पर हम लोग हमेशा उसमें जब भी कोई पेशेंट आता है, बच्चा इस पेशेंट आता है, तो पीडियाट्रिशियन की एज, सेक्स और हाइट के अकॉर्डिंगली एक परसेंटाइल चार्ट को चेक करता है, उसके उसमें लिखा होता है कि कितना बीपी इसके लिए आइडियल होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो असेस करता है कि पेशेंट बच्चे को एक्चुअली बीपी है या बीपी नहीं है। हमने 5 साल वाली, 10 साल वाली और उसके बाद सीधा 30 साल वाली 13 साल की बात करें तो 13 ईयर के बाद में आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि ब्लड प्रेशर नियर एडल्टहुड के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन इनमें सब में बात है कि अब ये हमारा काम भी नहीं है, ये बच्चों, क्योंकि बच्चों में ब्लड प्रेशर मेजर करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, राइट, क्योंकि उनका आर्म गर्थ छोटी होती है, दुबली पतली बाँह होती है, तो हम नॉर्मल अपने बीपी कप से उसको मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए पीटिक अलग से कफ ही आता है, आप उस कफ का इस्तेमाल करेंगे तब आप उसका बीपी ले सकते हैं। यानी उसके लिए नॉर्मल वाला जो हम कफ का इस्तेमाल करते हैं, उस कप से आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा सर, इज़ देयर एनी पर्टिकुलर रीज़न कि हम पहले हमेशा सिस्टोलिक बीपी और उसके नीचे डायस्टोलिक, मतलब जब भी मेंशन करेंगे हम 120/80 करते हैं, 80-120 नहीं करते, इसके पीछे भी कोई स्टोरी है ये कन्वेंशन सेट करने के पीछे? मैंने स्टोरी नहीं कर, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग, देखिए ये तो अभी तो नंबर आया, लेकिन जब भी आप मेजर करते थे, जब आप बीपी मशीन शुरुआत हुई थी, तो हमेशा बीपी का मेजरमेंट आता ही हमेशा सिस्टोलिक शुरू होता था। हम चेक करते थे स्टेथोस्कोप से, फर्स्ट काउंट मिलती थी सिस्टोलिक में और खत्म होती थी डायस्टोलिक पे। तो शायद इसीलिए उन्होंने शुरू किया होगा, मोस्ट लाइकली, मुझे इसकी स्टोरी पता नहीं है, पर मुझे लगता है शायद क्योंकि आया शुरू से ऐसे ही, तो इसीलिए हम लोग उसको लिखना शुरू कर दिया और वही कन्वेंशनल रहा होगा। अच्छा सर, जब किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो इसके कोई क्लियर कट सिम्टम्स होते हैं, या कैसे पता लगता है किसी को कि मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा है? ये बहुत सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारी सोसाइटी में एक मिथ की तरह से फैली हुई है। मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि जब भी बीपी बढ़ेगा हमें पता चल जाएगा जी। ज़्यादातर लोग आप किसी पेशेंट के पास जाओ, जब बीपी बढ़ेगा तो हमें गुस्सा आएगा, तो हमारा सर में दर्द होगा, हमें गुस्सा होगा, इरिटेट होने लगेंगे, तो हम जान जाएंगे हमारा बीपी बढ़ गया। ये कॉमन लोगों का सोचना है। और हाउस होल्ड में भी होता है ना कि पति गुस्सा कर रहा होता है तो बीपी बढ़ गया होगा, तो इनका बीपी बढ़ गया, बस हाँ कहीं बिल्कुल। और वो मानते भी हैं भाई, ये ऐसा नहीं है, एक जार्गन नहीं है, मानते ही है कि उनका बीपी बढ़ गया होगा। ऐसा कोई रिलेशन है क्या बीपी और गुस्से का? नहीं, रिलेशन है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि किसी पेशेंट को गुस्सा आ रहा होगा तो बीपी बढ़ा होगा। आप इसको रिलेशन ना कहें, आप इसको एसोसिएशन कह सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा बीच में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहली बात तो बीपी सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं, एक पेशेंट को बीपी बढ़ने पे सिम्टम आ सकते हैं, एक पेशेंट को बीपी बढ़ने पे कोई सिम्टम नहीं आएगा। अब इनमें किस में ऐसा होता है, सीधी सी बात है, जिसमें बीपी ग्रेजुअली शूट करना शुरू करता है, ग्रेजुअली। पहले बीपी उसका 120/80 रहता था, 130/80 रहता था, पर धीरे धीरे कुछ महीनों में 140 पहुंचा, फिर कुछ महीनों में 160, 170, 180 होता गया। तो उसकी बॉडी वो एडजस्ट करती जा रही है और उसको कोई आइडिया नहीं चल रहा कि अंदर क्या चल रहा है।
वो 200 पहुंच गया, 210 पहुंच गया, उसको कोई आइडिया नहीं है कि बीपी शूट कर गया, क्योंकि बीपी बहुत ग्रेजुअली बढ़ा है, महीनों में और कई बार सालों में बढ़ा है। और एक पर्सन को बीपी अभी था और 15 दिन के अंदर 120 से 160 पहुंच गया, 200 नहीं पहुंचा, पर 120 130 से 170 पहुंच गया, और वो पहुंच गया उसको से 1 मंथ में या 15 दिन में। तो जिसमें झटके से एक्सीलरेट कर रहा है, वहाँ पर बीपी के अप्रिशिएट करने, पेशेंट को पता लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जब आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हो, फर्स्ट क्लास के डिब्बे बैठे हो, बाहर शीशे बंद है और ट्रेन आप बात कर रहे हो अपने साथ में कलीग से, और ट्रेन चल देती है, आपको पता ही नहीं चलता कि कब ट्रेन स्टार्ट हुई और कब वो प्लेटफॉर्म क्रॉस कर गई, क्योंकि इतनी ग्रेजुअली स्टार्ट होता है, पता ही चलता है। और कभी ऐसा होता है कि एक झटके से ट्रेन शुरू होती है और फिर जाना शुरू होती है, तो आप झटके से हिल जाते हो और पता चलता है ट्रेन चलना शुरू होगी, राइट। ये सिर्फ तो ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस सिर्फ एक्सेलरेशन का, कितनी तेज एक्सेलरेट कर रहा है। अगर इसी तरह बीपी में भी अगर तेज एक्सेलरेट करेगा आपको पता चल जाएगा, अगर स्लो एक्सेलरेशन होगा ना तो आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा बीपी कहाँ जा रहा है। लेकिन चाहे वो स्लो एक्सेलरेट करे चाहे वो फास्ट एक्सेलरेट करे, बीपी का डैमेज होगा ना वो हमेशा वैसा ही रहेगा। यानी बीपी तो अगर बढ़ेगा, अगर 200 पहुंचेगा तो आपको पता चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन डैमेज वो बराबर करते जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको पता चल रहा नहीं चल रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स बात करें तो कॉमन सिम्टम यही होते हैं। कॉमन सिम्टम्स में पेशेंट को आमतौर पे अनइजीनेस होती है, पेशेंट को हेडेक होते हैं अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, पैल्पिटेशन आ सकता है, घबराहट भी हो सकती है, ठीक है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है, पर ये इतने कॉमन सिम्टम है कि ये किसी और चीज़ों की वजह से हो सकते हैं और पेशेंट को पता ही नहीं चले। इरिटेशन या गुस्सा आना ये कोई क्लासिकल सिम्टम बीपी के तो नहीं है, ये तो नहीं कहते। हाँ, ये हो सकता है किसी पेशेंट गुस्सा आए, उसके रिएक्शन में बीपी शूट कर जाए, ऐसा हो सकता है। पर बीपी शूट हो रहा है, उसकी वजह से उसको गुस्सा आ रहा है, वो अनइजीनेस हो रही होगी, लेकिन उसकी वजह से वो इरिटेट हो रहा होगा पेशेंट, उससे गुस्सा दिखा रहा होगा, लेकिन वो सीधा से उसका सिम्टम नहीं है। ओके सर, हम इतने टाइप ऑफ बीपी की बात कर रहे हैं, तो मेरी पीछे वाली गली में एक सज्जन रहते हैं, तो घर में तो उनको ठीक महसूस होता है, जैसे ही वो दफ्तर जाते हैं उनको घबराहट, अनईजीनेस और सर में दर्द, चक्कर आना, ये तरह के सिम्टम्स शुरू होते हैं। तो एक टर्म होती है शायद मास्क्ड हाइपरटेंशन, उसमें बेसिकली क्या होता है, या ये चीज़ें उस तरह की किसी चीज़ की तरफ इंडिकेशन? इसमें दो चीज़ों की बात करना चाहिए मैम। एक मास्क हाइपरटेंशन होता है, एक वाइट कोट हाइपरटेंशन होता है। मास्क हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि पेशेंट को आमतौर पे डे आवर्स में वो ऑफिस हो या घर में हो, डे आवर्स में उसको बीपी आमतौर पे शूट नहीं करता, नॉर्मल रहता है। पर इवनिंग टाइम में स्लीप आवर्स में ना, रात के 9 बजे के बाद में या 8 बजे के बाद में, उसके बाद उसका बीपी ग्रेजुअली शूट करना शुरू करता है, ठीक है। रात भर बढ़ा हुआ रहता है, दिन में सुबह उठता है, उसके बाद फिर सेटल हो जाता है। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर ऐसे बीपी को जो दिन में नॉर्मल है पर रात में, अब रात में तो बीपी अपना चेक करता है, यूजुअली लोग बीपी अपने घर में रात को चेक नहीं करते, स्लीपिंग आवर्स में कौन करेगा, रात को 12 बजे कौन बीपी चेक करेगा। तो 12 बजे बीपी बढ़ेगा तो पता कैसे चलेगा? पता नहीं, हो सकता है उसको कोई सिम्टम नहीं है, नींद नहीं आ रही या रेस्टलेस फील कर रहे हैं, हो सकता है, हाँ बिल्कुल, रात को कोई सिम्टम आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कोई सिम्टम ना आए पर बीपी रात को उसका बढ़ा रहे, ठीक है। तो ऐसा तो इसको बोलते हैं कि मास्क है, इसके ऊपर ये मास्क है, इसे नजर नहीं आ रहा, हिडन एक तरह का, राइट। इसको बोलते हैं वाइट कोट, हिडन वाला या मास्क बोलते हैं। इसका ठीक अपोजिट होता है, उसको बोलते हैं वाइट कोट। तो जब ये मास्क वाला होगा, ये जब डॉक्टर के पास कोई पर्सन जाएगा तो वो बीपी देखेगा, नॉर्मल बीपी उसका नॉर्मल भी देखेगा, लेकिन पेशेंट को बीपी के जो कॉम्प्लिकेशन है, जो हार्ट के ऊपर जो हार्ट पे असर या जो असर पड़ रहे होंगे, वो असर हो सकता है उसको मिल जाए, राइट। दूसरा जो कंडीशन व्हाइट कोट वाली हाइपरटेंशन है, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल पर्सन का बीपी नॉर्मल है, घर में नॉर्मल है, सब जगह नॉर्मल है, पर जैसे वो डॉक्टर को विजिट करने जाता है, डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर उसकी बीपी चेक करता है, उसका बीपी शूट हो जाता है, बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स। हॉस्पिटल में कई लोगों को वैसी घबराहट होती है। इसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की, ऐसे डॉक्टर के देखने में वैसे बीपी बढ़ गया। तो ये दोनों एक दूसरे अपोजिट है। तो डॉक्टर को कैसे पता लगेगा कि देख के ही बढ़ा है? अगर सपोज वो पेशेंट घर पे नहीं करता चेक, हर कोई तो चेक नहीं करता। तो इसी सब चीज़ों के लिए कई सालों से हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं एम्बुलेटरी बीपी रिकॉर्डिंग मशीन। इसमें एक बीपी जैसी मशीन ही होती है, मोबाइल जैसी डिवाइस, मोबाइल से थोड़ी सी बड़ी डिवाइस, उसमें कफ लगा रहता है, मशीन को ऑन करवा के उसको लगा दिया जाता है और पेशेंट को घर भेज दिया जाता है, घर जाइए। तो वो मशीन हमेशा लगी रहेगी फॉर 24 आवर और 48 आवर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये क्या करेगी मशीन की, हर आधे घंटे 1 घंटे में डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग, जैसे हमने सेटिंग कर रखी होगी, बीपी ऑटोमेटिकली लेगी, यानी कप इन्फ्लेट करेगा, बीपी रिकॉर्ड करेगा, डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड डाल देगा, अंदर डेटा डाल देगा और अपने आप डिफ्लेट हो जाएगी मशीन खुद से। तो वो अपने आप बीपी हमेशा ऑन करती रहेगी, ऑफ होती रहेगी, 24 घंटे तक लगातार होता रहेगा। कुल मिला के 24 घंटे में 40, 50, 60 रीडिंग्स आ जाती हैं। इन रीडिंग के अकॉर्डिंगली हम ये जान पाते हैं कि पेशेंट का बीपी का ट्रेंड क्या रहा, तो ये हमें मालूम पड़ जाता है। अब ऐसा पेशेंट होगा तो जब रात को बीपी बढ़ेगा तो मशीन तो चल रही होगी ना, मशीन तो रिकॉर्ड कर रही होगी, वो दिखा देगी रात को बीपी शूट कर रहा था, दिन में बीपी नहीं शूट किया। वही बता देगी जब डॉक्टर के पास आप आए हो तो बीपी बढ़ा हुआ है, दिन भर में बाकी टाइम में तो बीपी आपको नॉर्मल रहा है। तो ऐसा पेशेंट का व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है, ऐसे पेशेंट को बीपी की दवाई देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों देना उसको, वो अगर 1 घंटे के लिए उसको बीपी बढ़ गया तो उसको क्यों दवाई देनी। और ऐसा पेशेंट मास्क हाइपरटेंशन का, वो डॉक्टर के पास है, भले ही वो नॉर्मल बीपी लेके आया हुआ है,
पर अगर ये दिख रहा है कि उसको रात में बीपी शूट कर रहा था तो ऐसे पेशेंट को दवाई देने की जरूरत है। तो इस सब चीज़ों के लिए आपको एम्बुलेटरी बीपी रिकॉर्डिंग मशीन की जरूरत पड़ सकती है, उसको ले जाते हैं। तो हॉस्पिटल में कई बार जो पेशेंट एडमिट होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में कफ खुद इन्फ्लेट होता है और रीडिंग आती है, समथिंग लाइक दैट बट ऑन अ मिनिएचर फॉर्म। हाँ, बस वो मशीन आपको घर दे दी जाएगी, आप घर जाइए, बस छोटी होएगी। हाँ वॉक करो, आप जहाँ भी आपको ऑफिस जाना ऑफिस जाइए, अंदर ही अंदर रखी रहेगी, ट्यूब्स के अंदर ही लगी रहती है, बाहर से नजर नहीं आती है। तो वो मैं पूरा डेटा दे देती है, मैं ट्रेंड दिखा देती है बीपी का ट्रेंड क्या चल रहा है, किस ग्रेड का हाइपरटेंशन है, इसमें दवाई देने की जरूरत है या नहीं। सर कहते हैं ना ज़्यादातर जो हार्ट अटैक्स पड़ते हैं लोगों को हम सुनते हैं सुबह 3 बजे के अराउंड या 4 बजे के अराउंड पड़ा, तो क्या उस टाइम पे बीपी शूट करता है? बीपी शूट करने से बीपी शूट करना मे बी द पॉसिबिलिटी, उससे ज़्यादा भी है कि उसमें कॉर्टिसोल लेवल का भी काफ़ी कोई रोल रहता है, क्योंकि हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो 3-4 बजे के करीब कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं, ये नेचुरल हमारा सर्केडियन रिदम के अंदर आता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ था, तो वो हार्ट अटैक के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बन जाती है। तो इसलिए उसमें बीपी भी अगर शूट कर रहा है तो वो एक और चीज़ ऐड ऑन होगी बीपी शूट कर। तो क्या जो सुबह हमारे उसमें कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उसका कुछ इम्पैक्ट होता है? कॉर्टिसोल लेवल नहीं बढ़ता उससे? नहीं, हमें कॉर्टिसोल लेवल के बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हाँ, हमारे जो नॉर्मल सर्केडियन रिदम में जो कॉर्टिसोल की जो रिक्वायरमेंट है वो है रिक्वायरमेंट। हम ये नहीं मैंने सोचना चाहिए कि हमें कॉर्टिसोल लेवल ना बढ़े या ब्रह्म मुहूर्त आप उठोगे तो वो नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, वो तो बढ़ना ही उसको चाहिए। हाँ, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। वो तो ये कि अब ये चीज़ें कई बार होता है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन कॉर्टिसोल बढ़ गया तो अलग बात है, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन बीपी शूट कर गया तब उसने एक समस्या पैदा कर दी। तो ये जो भी अटैक वगैरह हो रहा है किसी एक वजह से नहीं हो रहा है, ये भी तो हमें मानना पड़ेगा ना, ये सिर्फ कॉर्टिसोल के लेवल की वजह से तो नहीं हो रहा होगा, कितनी सारी और फैक्टर्स में जुड़ रहे होंगे तब आपको हार्ट अटैक कॉज करा रहा होगा। तो मेरी नज़र से कॉर्टिसोल इज ओनली द बैकग्राउंड थिंग, वो एक रीजन नहीं है किसी पेशेंट के हार्ट अटैक का। तो हमें उसके पीछे को चेज करने की जगह बाकी और फैक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि नॉर्मली हम लोग हार्ट अटैक के लिए फोकस करते हैं, बाकी आप चीज़ें देखो, स्मोकर तो नहीं है, ओबीस तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, वो सब चीज़ देखना चाहिए। एक क्वेश्चन और आया कि जैसे आपने हार्ट अटैक में बोला था कि स्मोकिंग से रिस्क इंक्रीज हो जाता है, क्या ब्लड प्रेशर पे भी स्मोकिंग का इफेक्ट होता है? बिल्कुल पड़ता है। किस तरह से? ब्लड प्रेशर जब से पर्सन स्मोक करता है उसकी दुनिया में जो बहुत सारे केमिकल्स निकोटीन से लेके उनका काम ही होता है, सबसे पहले वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराते हैं और बीपी को थोड़ा बहुत शूट कराते ही। और ये बीपी सिर्फ थोड़ी देर के लिए शूट करता है जब आप सिगरेट पीते हो, या फिर वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है कि भाई आपकी जो आर्टरीज हैं वो नैरो ही हो गई हैं और एवरी टाइम यू डू कंसिक्वेंटली वो इफेक्ट ऐड होता जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है जिसमें कि एक टेम्पररी इफेक्ट आया वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का, लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि वो इन्फ्लेमेशन कॉज करा रहा होता है अंदर की, जो पता है इनिटिमल इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन बोलते हैं इंटिमा में। हाँ, तो वहाँ इंटिमा को जाके डैमेज कर रहा है, वहाँ डैमेज के बाद में वहाँ प्लाक क्रिएट कर रहा है, प्लाक के बाद वहाँ ब्लॉकेज बना रहा है, तो वो ब्लॉकेज वाला पूरा सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए भी इसमें स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल है। स्मोकिंग इज वन ऑफ द फैक्टर जो कि इस इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रही है और प्लाक बना रही है। तो जब जो भी पर्सन क्रोनिक स्मोकर होंगे वो लोग, उन लोगों को चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि वो प्लाक बना रहे होंगे और वो ब्लॉकेज बना रहे होंगे, और जब ब्लॉकेज बनेगा प्लाक बनेगा तो डेफिनेटली उसकी वजह से बीपी शूट करता है। कई लोगों का ब्लड प्रेशर ऐसे होता है कि 1 हफ्ते बढ़ा हुआ है, फिर 2 हफ्ते नॉर्मल है, फिर 3 दिन के लिए बढ़ गया, मतलब हिस्टेरिकल हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं कि कांस्टेंट नहीं है। किसी का तो बढ़ा हुआ है तो रेगुलरली भाई 140-100 ही आ रहे हैं, ठीक है, किसी का है कि अभी तो नॉर्मल आ रहे हैं, फिर 160-80 आ रहे हैं, फिर 100, मतलब चेंज होता रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। व्हाट इज़ दैट? जो आपने हिस्टेरिकल बोला क्योंकि ब्लड प्रेशर का इम्पैक्ट आपके मेंटल कंडीशन पे भी होता है, आप कितने स्ट्रेस्ड हैं, कितने मेंटली कितने काम हैं। जो लोग जिनका मेंटल लेवल बहुत फ्लक्चुएटिंग है, बहुत ज़्यादा कभी बाइपोलर जैसे मोड में काम कर रहे हैं, कभी बहुत एलेटेड हैं, खुश हैं, अचानक डिप्रेस हो गए, कभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ गए, कभी इससे भी कोरिलेट कर रहा होता है। लेकिन कि इस तरह कोई भी डिसीजन लेने से पहले बेटर है कि मैंने जो अभी आपको टेस्ट बताया था एम्बुलेटरी बीपी रिकॉर्डिंग, वो कराइए। अगर आपको लगता है कि बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है तो भाई जानना पड़ेगा कि एक्चुअली 24 आवर में बीपी लोड कितना है ना। ये जरूरी नहीं है कि किसी पेशेंट को बीपी रहे और बीपी फुल टाइम रहे, मतलब 24 घंटे अगर बीपी रहे, बीपी दोनों बातें हो सकती हैं। एक पेशेंट को बीपी शूट कर रहा है पर वो बीपी शूट कर रहा है पूरे 24 घंटे में से 10 घंटे या 15 घंटे। एक ऐसा पर्सन होता है जिसको बीपी पूरे टाइम 24 आवर कवर कर रहा है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को दिन के सिग्निफिकेंट टाइम में बीपी बढ़ा हुआ है तो ऐसे पेशेंट को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, देनी चाहिए ऐसे पेशेंट को, ट्रीटमेंट करना भी चाहिए ऐसे पेशेंट का। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए जब बीपी बढ़े तब उसको दवाई देंगे, भले ही आप लो डोज मेडिसिन दीजिए पर लो डोज पे उसको सेटल कर दीजिए। कई लोग बीपी की मेडिसिन खाना इसलिए शुरू नहीं करते कि उनको लगता है एक बार ही हम मेडिसिन खाएंगे फिर हमें लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, आदत पड़ जाएगी, डोज बढ़ती जाएगी, तो उन पेशेंट्स के लिए बहुत कॉमन मिथ है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनको ये लगता है कि ब्लड प्रेशर बाद में आया, मेडिसिन पहले आई उनकी लाइफ में, पर रियलिटी इसकी ठीक अपोजिट होती है। उनकी लाइफ में ब्लड प्रेशर पहले आया होता है,
आया होता ना, पहले तो ब्लड प्रेशर ही आया होता ना। अब उनको ये डिसाइड करना है कि बीपी की दवाई हम खाएं कि नहीं खाएं, राइट। अगर नहीं खाने से आपका ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल हो जाए तो ठीक है, मत खाइए। आपको ये लगता है तो 1 महीने ट्राई कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है 1 महीने ट्राई करके देख लीजिए। मैं तो एडवाइस नहीं करता किसी को, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बीपी के बगैर आपका दवाई के बगैर आप काम चल जाएगा तो 1 महीने ट्राई करके देख लीजिए। और फिर भी अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आपको विशफुल थिंकिंग में नहीं पड़ना चाहिए कि जी मैं तो ठीक कर लूँगी, मैं योगा कर लूँगी, या मैं ये कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, मतलब लाइफ स्टाइल बदल देंगे, हम कम नमक का खाना खाएंगे, खूब सोएंगे, ऐसा करेंगे, अभी भी ठीक हो जाएगा, ये जरूरी तो नहीं है ना। तो बेटर है मेरी नज़र में कि ऐसे पेशेंट को पहले साथ साथ दवाई लेनी चाहिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, और बाद में अगर लगता है, डॉक्टर को लगता है अगर कि अब दवाई को रिड्यूस करने का, डाउनसाइज करने का टाइम आ गया, तो ग्रेजुअली अगर टेपर ऑफ करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन सडनली यूजली यही होता है, पेशेंट आमतौर पर खुद से दवाई बंद कर देता है। जैसे उसका बीपी कंट्रोल हुआ, जैसे नॉर्मल बीपी कंट्रोल हुआ, उसको 15 दिन बाद लगता है ये बेकार दवाई खा रहा हूँ, डॉक्टर ने तो ऐसे लिख दिया, ठीक है, और वो 15 दिन बाद खुद ही अपनी मर्जी से दवाई बंद कर देगा, और फिर वो 2 महीने बाद वापस आएगा, साहब मेरा बीपी तो फिर बढ़ गया। तब क्या कर सकते हैं, दवाई आपने खुद ही बंद कर दी थी, क्या कर सकते हैं। तो ये वजह होती है। उनको ये जानने की जरूरत है कि मेडिसिन इज योर फ्रेंड। आमतौर पे दिमाग के अंदर एक इंटरनल एक हेट्रेड होती है दवाई के खिलाफ कि दवाई तो हमें नहीं खानी। उनको ये नहीं पता कि दवाई की वजह से आपको लेट कॉम्प्लिकेशन से आप बचे हुए हैं। आप दवाई खाएंगे तो आपको फर्दर कोई रिस्क नहीं है, किडनी बची रहेगी, आपकी आँख बची रहेगी, डैमेज नहीं होंगे, तो जरूरी है। वो ये बात नहीं सोच रहे होते, डैमेज करा लेते हैं, बहुत भाई करा लेते हैं डैमेज। जैसे आपने अभी किडनी और आँख की बात करी, तो थोड़ा सा ऑडियंस के लिए बताइए कि वाई हाइपरटेंशन इज कॉल्ड ए साइलेंट किलर, और किडनी के ऊपर किस तरह से, या हमारे रेटिना के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट करती है, या ऑर्गन चेंजेस जैसे हम कहते हैं ना, डायबिटीज़ में हो जाता है न्यूरोपैथी टाइप, तो ऐसे ब्लड प्रेशर कैसे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करती है, वो ऑडियंस को थोड़ा सा देखिए। मैं इसको एक साधारण शब्दों में बोलूँ तो इसको ऐसा मानना चाहिए जैसे कि कभी आपने नदी में देखा होगा, पानी बह रहा हो ना, जब तेज़ बाढ़ सी आती है तो जो किनारे होते हैं, किनारे की मिट्टी को वो उखाड़ती चली जाती है, देखा है ना, कभी कभी डैमेज कर देती है। लगभग ऐसे ही कंडीशन हाई ब्लड प्रेशर करता है। जब बीपी तेज होता है तो वो एक शेयर फोर्स क्रिएट करता है, तो जो आर्टरीज हैं, अंदर की आर्टरीज हैं, उनमें एक डैमेज कर देता है, अंदर की लाइनिंग में डैमेज करता जाता है, ठीक है ना। अंदर की जो लाइनिंग है उस पर डैमेज कर देता है, उसकी जो अंदर की परत है, जो आर्टरीज की परत है, उसको डैमेज कर देता है। तो जैसे ही डैमेज शुरू होता है, वहीं से ब्लॉकेज की और दुनिया भर के फर्दर डैमेज का शुरुआत वहीं से हो जाती है। वो डैमेज शुरू हुए, डैमेज से इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन के बाद में फर्दर बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो वो बहुत सारा डैमेज शुरू कर देता है। वो डैमेज में क्या है कि इसी डैमेज के बाद शुरू होता है कि अगर ये जो डैमेज है, आर्टरी अगर आँख की है तो आँख के अंदर की में आँख की रेटिना पे बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा देगा, आँख की रेटिना को डैमेज कर सकता है। अगर ये आर्टरी किडनी के अंदर है तो किडनी को डैमेज कर देगी, किडनी की पूरी पैरेंकाइमा खा जाएगी, किडनी का काम करना बंद कर देगी, किडनी खराब हो जाएगी, ठीक है। अगर यही कंडीशन ब्रेन के अंदर की तो वहाँ पे, यही कंडीशन अगर हार्ट के अंदर की तो वहाँ पे अटैक के लिए माहौल बना देगी, यही ब्रेन के अंदर की तो स्ट्रोक के लिए माहौल बना देगी। तो ये 4-5 जो हमारे मेजर ऑर्गन है ना, ये मेजर ऑर्गन पे बहुत सीवियरली इफेक्ट कर देती है। तो इसलिए मैं इसको आपके पास ओपीडी में या हॉस्पिटल में कभी ऐसा पेशेंट आया जिसको ब्लड प्रेशर था, उसने दवाई नहीं ली और सीधा जब आया तो स्ट्रोक लेके आया, या आंख में ब्लीडिंग लेके आया, या कान में या नाक में ब्लीडिंग लेके आया बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर? नाक में ब्लीडिंग तो बहुत ही कॉमन आते हैं, पेशेंट बहुत ही कॉमन होते हैं बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब नॉट कि धूप लग गई, नहीं, बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर ही बहुत सारे पेशेंट आते हैं। इनफैक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट होते हैं पेशेंट, उसमें ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो वही होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर शूट किया, उसके बाद वो नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, तो बहुत कॉमन पेशेंट है। स्ट्रोक वाले पेशेंट भी बहुत सारे होते हैं, मतलब मुझे लगता है जितने भी आपने एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें आँख वाला एग्जाम्पल रिलेटिवली कम है, आँख में ब्लीडिंग का एग्जाम्पल। बाकी स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी का डैमेज, पेशेंट डायलिसिस डिपेंडेंट हो गया, या जो और पहली बार पता ही तब लगा या पहले से ले रहे थे बीपी की मेडिकेशन? बहुत सारे लोगों को ने दवाई लेना शुरू किया, उसके बाद दवाई लेना बंद कर दिया, बाद में डायलिसिस डिपेंडेंट हो गया, ऐसा हुआ है। ऐसा होता है बहुत सारे। कई लोग का क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है और वो हाइपरटेंसिव रहे होते हैं, तो क्या वो दवाई लेना बंद कर देते हैं, या कभी उन्होंने बॉदर नहीं करा होता और उनकी किडनी इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते? वो तो ही, मैं जो आपको बता रहा, किडनी डैमेज का मतलब हुआ कि उसका ग्रेजुअली क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा और बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि किडनी डैमेज हो रही है, फर्दर डैमेज होते होते एक लेवल ऐसा आएगा कि वो फिर इररिपेयरेबल हो जाएगी, उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे पेशेंट डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाते हैं। कई स्कूल्स ऑफ मेडिसिन, स्पेशली जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वाले हैं, वो ये कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, कि आपकी मानो आपके ब्रेन तक ब्लड नहीं जा रहा है, तो इट नीड्स अ सर्टेन प्रेशर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन एंड मोर ग्लूकोज टू द ब्लड, यू आर वर्कड, यू आर स्ट्रेस्ड अप। तो अगर हम उस प्रेशर को लोअर कर देंगे तो देयर आर मोर चांसेस दैट यू गो इनटू हार्ट अटैक और ब्रेन डेफिशिएंसी। नहीं, हाउ ट्रू इज दैट? नहीं, एक बहुत ये बात बहुत लॉजिकल नहीं है। ब्रेन के अंदर का जो सर्कुलेशन है ना, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑटोमेटेड होता है, और वो ब्रेन के जहाँ पे एंट्री होती है ना, गेट होता है जहाँ, उस गेट पे इतना अच्छा एक सिस्टम दरबान बैठा हुआ है
जो ब्रेन के अंदर के पूरे सर्कुलेशन सिस्टम के प्रेशर को बहुत बढ़िया से मैनेज करता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द ब्रेन। तो उसको कब ज़्यादा ब्लड प्रेशर चाहिए, कब वो कम ब्लड प्रेशर चाहिए, वो वहीं से अपना सेट कर लेता है। वो अपना खुद का वाल्व कम ज़्यादा करके एडजस्ट करता रहता है, उसको यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट नहीं है कि ब्रेन के सर्कुलेशन को एडजस्ट करने के लिए हार्ट प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर कभी आप ऐसा करिए कि जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे, जैसे मैं आपको बोलूँ सिंपल तरीका ना, कि जब लोग बोलते हैं कि भूख लग रही, जब आपने खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि आपको हल्का सुस्ती आती है ना, क्योंकि ब्रेन में थोड़ा सा सर्कुलेशन कम हो जाता है और हमें ज़रूरत यहाँ पर। तो इसी तरह का ऑटो रेगुलेशन बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर का जो सिस्टम होता है वो इतना परफेक्ट होता है कि वो बाहर के इन सब सिस्टम से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है। कम से कम क्रिटिकल लेवल को जितने सेंटर्स है ना, उनको बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होने देता, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ सर्कुलेशन के लिए हार्ट को प्लस माइनस बीपी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती मेरी तरफ से। तो हम कह रहे हैं कि बहुत क्रिटिकली बैलेंस्ड है ब्रेन का, तो स्ट्रोक की इटियोलॉजी कैसे बनती है? उस टाइम पे वो बैलेंस कहाँ? स्ट्रोक की इटियोलॉजी इसलिए बन रही है क्योंकि जो जब आपने बैलेंस तो कर रखा है, उसके बाद वो थोड़ा शूट कर रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ ना मल्टीफैक्टोरियल होती है। आप इसको इस तरह सोचिए कि बीपी इज ओनली वन फैक्टर, राइट? पेशेंट को मैंने बोला मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। स्ट्रोक सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ बीपी की वजह से हो रहा है, पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है, पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हो सकता है, मल्टीपल चीज़ें मिला के शूट करा रही, तब ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक, और ये तो है कि वो जो भी दरबान बैठा हुआ है, जो भी मैं जिसको बता रहा हूँ क्रिटिकली, उसके बावजूद भी बीपी के जो बढ़ा हुआ एक्सीडेंट बीपी वो ब्रेन तक इम्पैक्ट डालता ही डालता है, जरूर डालता है। किसी को घर पे बैठे कितनी बार बीपी चेक करना चाहिए? जैसे हम कहते हैं ना, शुगर तो आप 40 के बाद टेस्ट करा लो, 6 महीने में एक बार ही करा लो। ऐसे बीपी के लिए भी कोई बेंचमार्क है कि इतने एज पे एक बार ही चेक करा लो, फिर इतने महीने में कराओ चेक? हम लोग आमतौर पे नॉर्मली 35 ईयर को एक बेंचमार्क मानते हैं कि इसके बाद रेगुलरली आपको अपना बीपी शुगर चेक कराते रहना चाहिए। कॉमन चीज़ यही कि 35 ईयर की एज के बाद में आपको बीपी वंस अ मंथ इज गुड इनफ फॉर एवरीबडी। एक महीने में एक बार अपना बीपी चेक कर ले, 2 महीने में 3 महीने में एक बार बीपी चेक चलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वंस इन 6 मंथ शुगर अपना चेक कर ले, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है। आफ्टर व्हाट एज? आफ्टर 35 ईयर। 35 बिफोर 35 अगर किसी को हिस्ट्री नहीं है, फैमिली हिस्ट्री, तो अगर जरूरत फैमिली नहीं है। हाँ, अगर फैमिली हिस्ट्री तब तो आपको पहले ही करना पड़ेगा, तो 24 25 तो डिपेंड करता पे कर लो। एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जो अपने डेली के ब्रेड बटर में बिजी है, उसके लिए कोई 3 एडवाइस जो आप देना चाहोगे? रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग यही ब्लड प्रेशर या हेल्थ या? मैं अपने सारे पेशेंट्स को, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनको 3 एडवाइस देता हूँ बहुत कॉमन। और उसमें सबसे पहली एडवाइस होती है कि मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि उनको लो सॉल्ट डाइट में चेंज करने हैं। उस डाइट में सॉल्ट शुड बी लो। मैं नो सॉल्ट डाइट नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ लो सॉल्ट डाइट। पेशेंट शुड हैव हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, रिलेटिवली लो कार्ब, ठीक है, एंड रिलेटिवली लो फैट डाइट। फिर मैं सेकेंड चीज़ लिखता हूँ कि उनको ही और शी शुड हैव 7 to 8 आवर्स साउंड स्लीप। नींद बहुत ज़रूरी पार्ट है, जो मैं आपको पहले बोला कि नींद हम लोग काफ़ी अंडररेट करके रखते हैं। तो नींद 7 से 8 घंटे की लेना बहुत ज़रूरी है टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। एंड थर्ड थिंग है कि उनको 35 to 40 मिनट का एक ब्रिस्क वॉक अगर वो कर सकते हैं तो। इतना 3 एडवाइस मैं आपको बोलूँगा, ये तो करना ही चाहिए किसी भी कंट्रोल करने के लिए। हमने सारी बात हाई बीपी पे करी, लो बीपी के भी कुछ नुकसान है क्या? यस, लो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन थोड़ी सी वेग है। जैसे हमने हाई बीपी के लिए डेफिनेशन बहुत क्लियर कर बताई थी कि इतना इतना उतना होना चाहिए। लो बीपी में वो डेफिनेशन में सिम्टम का रोल काफ़ी रहता है। हम हाई बीपी में सिम्टम की बात नहीं करते, कहते अगर हाई बीपी है, किसी को 140 ऊपर आ रहा है, तो उसको बीपी मानेंगे वेदर ही और शी इज़ हैविंग एनी सिम्टम और नॉट। लेकिन इस कंडीशन में लो ब्लड प्रेशर में सिम्टम का रोल काफ़ी रहता है। यानी अगर किसी पेशेंट का बीपी, सिस्टोलिक बीपी 100 से कम है, 95 है, 90 है, 90/50 चल रहा है, तो हम ये देखेंगे पेशेंट को सिम्टम क्या है। तो अगर सिम्टम नहीं है तो कुछ नहीं करना। अगर वो नॉर्मल लाइफ अच्छे से बिता रहा है तो उसको कुछ नहीं करना है। अगर लाइफ में अगर वो उसको कोई सिम्टम आ रहा है, डिजीनेस आ रहा है, जनरलाइज वीकनेस क्रिएट हो रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है, तो फिर हमें डेफिनेटली उसको देखना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। एंड जो बीपी है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले उसका नॉर्मल बीपी था, पहले उसका बीपी 140 था और अचानक उसका किसी एक दिन पर्टिकुलर अचानक बीपी घट के 90 रह गया। अगर ऐसा हुआ है तब तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर किसी का लंबे टाइम से बीपी चल रहा है, सालों से उसका बीपी इसी रेंज में रहता है, 100 के आसपास रहता है, और 100 से किसी दिन 95 पहुंच गया, तो फिर इतनी बड़ी बात तो नहीं है कम से कम। सर, जैसे किसी को हाई बीपी की वजह से कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे आपने कहा नाक से ब्लीडिंग हो गया है, कुछ है, तब तो हॉस्पिटल रश करना ही पड़ता है। बट नॉर्मली अगर किसी लो बीपी के पेशेंट को सडनली कोई सिम्टम आता है, मतलब वो सबसे पहले शायद कोलैप्स ही होएगा कि भाई गिर गया, फेंट हो गया, बेहोश हो गया, सिंकोप हो गया, तो ऐसे में उसके जो अटेंडेंट्स है या घर में और कोई लोग हैं,
फर्स्ट एड उसे क्या दे सकते हैं? वो हम कहते हैं ना कि भाई सर नीचे हो, पैर ऊपर हो, ऐसा कुछ पोजीशन में लेटाएं, या व्हाट फर्स्ट एड अगर पेशेंट फेंट हो गया तो बिफोर देखिए- हॉस्पिटल ले जाते हुए या जाने से पहले? पहली बात तो कोई पर्सन जो फेंट हो या जो अनकॉन्शियस हो, ऐसा पेशेंट जो आपको रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, ऐसे पेशेंट में मुंह में कुछ नहीं देना चाहिए। कई बार हम लोग किसी पेशेंट के ना हम लोग कुछ खिलाने की कुछ पिलाने की कोशिश करते हैं, कुछ पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, पेशेंट फेंट है, कोलैप्स है, उसको कुछ पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करना विंड चाहिए। पाइप में जा सकते वो हैं, जाके पेशेंट का उसको दम कर घुट सकता है। सकता है। पहली बात तो ये कि वो बिल्कुल करना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये कर सकते हैं कि पेशेंट को अगर आपको लग रहा है तो उसका हेड डाउन कर दीजिए, लेग ऊपर कर दीजिए, ताकि उसको जो भी सर्कुलेशन है, जो भी ब्लड है, वो वाइटल ऑर्गन की तरफ ज़्यादा जाए, ना कि थोड़ा सा लेग की तरफ पुल ना करे। तो ये एक अच्छा आइडिया है जहाँ पर आप पैर को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं और लेग को थोड़ा नीचे, ताकि थोड़ा सा उसको सर्कुलेशन बेटर हो जाए। ये कर सकते हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ऐसा पेशेंट कॉन्शियस है, तो फिर उसको आप पानी पिला सकते हो, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी दे सकते हो, शिकंजी दे सकते हो पानी का। अगर आपको लग रहा है कि बीपी से ड्रॉप है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उसको आप कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी और एक नींबू पानी और नमक की शिकंजी जो थोड़ा सा हेल्प करेगी बीपी करी, वो आप दे सकते हो। उसमें देने में कोई नुकसान नहीं। नमक की शिकंजी या नमक चीनी दोनों डालें, या ओआरएस नमक प्रेफर्ड? अगर आप पास ओआरएस ठीक अच्छी बात है। आमतौर पे शायद उस मोमेंट आपके पास ओआरएस नहीं होता, अलग बात है। हाँ। अगर हो तो आप दे सकते हो। ओआरएस नमक और चीनी दोनों घोल के देना है? नमक और चीनी में चीनी का रोल इसलिए हम चीनी को देते हैं बिकॉज चीनी का काम होता है कि नमक के एब्जॉर्प्शन को फास्टन कर देती है। शुगर को हम इसलिए देते हैं, और कोई वजह नहीं होती है। शुगर जो उसमें पड़ा होता है ना, शुगर का काम होता है जैसे ही जब नमक एब्जॉर्ब हो रहा होता है हमारे इंटेस्टाइन में, तो उस प्रोसेस को फास्टन करने के लिए, कैटालाइट करने, कैटलिस्ट बना के काम करती है, इसलिए शुगर देते हैं उसमें। सर अगर ओपीडी में कोई पेशेंट आया, 220 120 उसका बीपी था, एंड ये पहली बार इसको पता लगता है कि मेरे को ब्लड प्रेशर, वो आया था कि मेरे को हेडेक हो रहा है डॉक्टर साहब, वो थोड़ी घबराहट फील हो रही है, बहुत लेजीनेस हो रही है, तो ऐसे में वुड यू एडमिट दैट पेशेंट और इट कैन बी मेडिकली, मतलब मेडिसिन से मैनेज हो जाएगा? देखिए, अगर पेशेंट को बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, तो आइडियल कंडीशन तो यही है कि पेशेंट को जिसका बीपी 200 प्लस आ रहा है, उसको आइडियली तो एडमिट होना ही चाहिए। एडमिट होकर हम उसको अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं, उसके किसी कॉम्प्लिकेशन को अच्छे से समझ पाते हैं, उस मोमेंट ब्लड प्रेशर के अलावा और क्या है वो भी देख पाते हैं ना। कई बार कुछ और चीज़ें अंडरलाइन भी चल रही होती हैं, तो बेस्ट मेथड है कि उसको एडमिट होना चाहिए। लेकिन बहुत बारी मैंने देखा है कि पेशेंट ओपीडी में आता है और वो एडमिट होने की तैयारी नहीं होता कि साहब एडमिट तो नहीं होगा, एडमिट होंगे नहीं। आप उनको एडमिट होने को फोर्स करोगे तो पेशेंट आपकी तरफ से दवा भी नहीं लिखाएगा, ऐसे चला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत बारी। उस कंडीशन में फिर हमें उनको रिस्क एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई आपको रिस्क ये है कि आपको कोई चीज़ छूट सकती है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर सकते हैं, फिर दवाई देते हैं। फिर उनको ये भी बताया जाता है कि अगर 10 घंटे में बीपी जो है वो 30 से 40 नीचे ड्रॉप नहीं करे, तब तो एडमिट होना ही पड़ेगा, आपको कुछ भी करना। फिर हम लोग थोड़ा सा एक लिबरल तरीका यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पर हमें ये करना है कि भाई आपको 220 का ब्लड प्रेशर है और हमारा टारगेट है कि हम अभी आपको अगले 6 घंटे में कि हम इसको ऑलमोस्ट 30-40 का लेके 170-180 तक अगर आ जाता है तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि सडनली बीपी को ड्रॉप नहीं कराया जाता। ऐसा नहीं होता किसी का बीपी 220 है और उसको मैं चाहूँ तो 4 घंटे में लेके 120-130 लेके आऊँ, तो उससे बॉडी में कई बार बहुत ज़्यादा खराब असर आ सकता है और बॉडी में कई बार पेशेंट कोलैप्स भी कर सकता है। फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट वो एडजस्ट करने में दिक्कत होता है ना, तो हम लोग वो नहीं होता, तो हम लोग उसको ग्रेजुअली ट्रेपर डाउन करते हैं। तो उसका मेथड ही होता है, पहले 6 घंटे इतना ड्रॉप करेंगे, फिर 6 घंटे इतना करेंगे, तो उसको उसी मेथड में लेके आते हैं। अब ये काम ओपीडी के बेसिस पे करना पड़ता है कभी कभी, पर आइडिया सीन यही है कि ऐसे पेशेंट को कायदे में एडमिट होना चाहिए और थॉरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। क्योंकि ये ब्लड प्रेशर के वक्त हो सकता है पेशेंट का को अटैक आया हुआ हो सकता है ऐसा पेशेंट को हम सोच रहे हैं कि बीपी है, पर ये पेशेंट एक्चुअली हार्ट अटैक का पेशेंट हो जो बीपी के साथ में आया है। आपने सिर्फ बीपी देखा और बीपी देख के आपने बीपी को देख के रह गए और आपने हार्ट अटैक को देखा ही नहीं पीछे से अंडरलाइन को, तो आपको सब कुछ देखना चाहिए साथ साथ। तो आमतौर पर लोग यही करते हैं कि एक अपने लेवल पे एक जो इन्वेस्टिगेट करा सकते करा लेते हैं और पेशेंट एक्सप्लेन करके उसको शुरुआती दवाई देते हैं। लेकिन उनको ये बोलना जरूर पड़ता है कि भाई आपको ट्रीटमेंट आपको एडमिट होकर करना चाहिए, बाकी पेशेंट की इच्छा। सर ब्लड प्रेशर के लिए मैंने सुना है देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, सो आप कैसे डिसाइड करते हो कब डायूरेटिक देना है, कब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है? ये तो गाइडलाइन बेस्ड है, कब ब्लॉकर? ये कैल्शियम ये गाइडलाइन बेस्ड है। ये तो ACCHA गाइडलाइन है, ये सब जो कई गाइडलाइन बताती हैं। बेसिकली ग्रुप तो अगर मैं बात करूँ तो मतलब आजकल मेरे को ऐसा लगता है पेशेंट भी बहुत कुछ गूगल करता है और चाहता है कि उसे भी पता हो कि मेरे को ये वाली क्यों दी, उसको ये वाली क्यों दी, है ना? बिकॉज 4 ब्लड प्रेशर इंडिया में तो एक है ना, मेरे को ये दवाई दे रहे तू भी ये खा ले, भाई इंडिया में कॉमन ट्रेंड है, दे डोंट वांट टू गो टू द डॉक्टर, मेरा पड़ोसी क्या खा रहा है मैं भी यही खा लेता हूँ। बट देन अगेन कि उनको शायद ये अवेयरनेस भी नहीं है कि इतने कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं और मेरे को ये किस बेसिस पे चूज करा, दूसरे इंसान के लिए किस बेसिस पे चूज करा। तो उस अवेयरनेस के लिए आई वांट कि आप बताओ कि भाई इतनी क्लास ऑफ ड्रग्स हैं और हम ये देख के देते हैं कि भाई तुम्हें मैंने ये देना है या कुछ कैल्शियम जो मैं कह रही हूँ। हाँ देखिए ग्रुप तो 4 से भी ज़्यादा होते हैं, इनफैक्ट 7 से 8 ग्रुप होते हैं। तो अगर मेजर की बात करें तो एक पहला ग्रुप होता है डायबिटिक्स का, सेकेंड ग्रुप होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का ग्रुप होता है। इसके बाद में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अलावा हम लोग बोलते हैं कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी होता है। एक और ग्रुप होता है इसको ACE इनहिबिटर ग्रुप बोलते हैं। एक और ग्रुप होता है इसको सेंट्रल सिम्पैथेटिक ग्रुप बोलते हैं।
एक हम लोग बोलते हैं कि मिनरलोकार्टिकॉइड रिसेप्टर ब्लॉकर बोलते हैं ना, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे करके और भी एक आध ग्रुप हैं जो अभी मैं इस मोमेंट मुझे याद नहीं आ रहा, 1-2 ग्रुप और भी होते हैं। तो कुल मिला के 6-7-8 ग्रुप होते हैं। पर स्टैंडर्ड मेथड में अगर बात करें, स्टैंडर्ड तरीके से जो हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे जब ट्रीटमेंट करें, तो ज़्यादातर केस में हम लोग डायरेटिक का इस्तेमाल एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का इस्तेमाल एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का इस्तेमाल हम लोग सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले नहीं, 2 लाइन सबके बारे में। बेसिकली भाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे बीपी कंट्रोल करता है या डायरेटिक का काम सिर्फ ये है कि बॉडी से फ्लूइड निकालता है, पानी की मात्रा को निकाल देता है। बॉडी में पानी कम रहेगा तो बीपी अपने आप कम हो जाएगा, एक तरीका ये डायरेटिक का। दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है या एस इनहिबिटर जो होते हैं। इन दोनों का काम होता है कि किडनी के अंदर जाते हैं, एक डिफरेंट हार्मोन सिस्टम पे जाके काम करते हैं, रास, हाँ रास सिस्टम पे काम करते हैं, और सिस्टम को ब्लॉक करके उस सिस्टम से जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा होता है कॉन्स्ट्रिक्शन रिलीव कर देते हैं, तो आर्टरी जो होती है थोड़ी खुल जाती है और उसका बीपी ड्रॉप कर जाता है। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर उसका काम भी है कि वो एक दूसरे मेथड पे जाता है, वो भी वेसल्स पे जाता है, ब्लड प्रेशर पे, और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है। तो जो कैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बेसिकली जो हमारी आर्टरीज होती हैं, उन आर्टरीज के अंदर मसल के अंदर कैल्शियम चैनल्स बने होते हैं जिनका काम होता है कि जिसके थ्रू वो मसल रिलैक्स होती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उस पर जाके वो काम करता है, जिससे मसल रिलैक्स हो जाती है, और जब मसल रिलैक्स हो जाएगी तो वेसल रिलैक्स हो जाएगी, वेसल रिलैक्स हो जाएगी तो पेशेंट का बीपी ड्रॉप कर जाएगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेने से कैल्शियम डेफिशिएंसी तो नहीं होती? नहीं। मतलब फॉर ए कॉमन पर्सन जो सुनेगा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या मेरे को कैल्शियम कैसे एब्जॉर्ब होगा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होती, उसका रोल एकदम अलग है। तो वो चैनल अलग है और कैल्शियम का ये चीज़ बिल्कुल अलग है। हाँ, ऐसे ही बीटा ब्लॉकर है, जो बीटा ब्लॉकर का काम होता है कि बेसिकली वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलैक्स करता है और हार्ट रेट को कम ड्रॉप करता है, उससे थोड़ा बीपी ड्रॉप कराता है। दिल की धड़कन भी कम हो जाती है कुछ कंडीशन में, पर रिलेटिव, इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट। जब ये लोग हम लोग कर रहे होते हैं तो ये हमारा एक पूरा ना, हम लोग इसको प्रॉपर वे में पूरा एक कस्टमाइज़ करते हैं, कितना इसमें इतनी हार्ट रेट ड्रॉप करेगी, इतनी एक्सेप्टेबल है, हमें इतनी तक ड्रॉप करानी है, इतनी बढ़ानी है। किसी दवाइयों से हार्ट रेट बढ़ती है तो इनके साथ जब जोड़ देते हैं कि इनको एक साथ ऐड कर देते हैं तो एक से बढ़ेगी, एक से घटेगी, हम बैलेंस कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ों को आप जोड़ते हैं। प्लस मुझे लगता है कुछ बीपी के पेशेंट लेके भी आते हैं पैल्पिटेशन, तो वहाँ पे एग्जैक्टली, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये और इस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है, उसको डायबिटीज़ है कि नहीं है, उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बीपी के अलावा हार्ट की दिक्कत भी है कि नहीं है, या उसको कुछ और दिक्कत, स्ट्रेस एंग्जाइटी है कि नहीं है। तो ये मल्टीपल चीज़ों से एक पेशेंट का प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है। उस प्रोफाइल के लिए ये देखा जाता है कौन सी मेडिसिन बेस्ट है, तब आप ये डिसाइड कर पाते हो कि ये दवाई इसके लिए बेटर रहेगी। अभी आपने सर कुछ मेड्यूला वाली भी कुछ बताई थी, सेंट्रल कौन सी, कुछ मेड्यूला पे काम करती है, सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक बताया था नहीं? हाँ, सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक आमतौर पे बहुत कॉमनली इसको अरकामिन नाम से मिलती है। उसका काम भी कुछ वो बेसिकली सिस्टम पे काम कर रही होती है ना। तो मेरे ख्याल से इसको इतना डिटेल अगर कोई पेशेंट को आपसे तो समझ नहीं आएगा, उस पर इतना डिटेल उसको जानने की जरूरत भी नहीं है। आपको उनको सिर्फ इतना जानना चाहिए कि इतने ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, इतने ग्रुप की मेडिसिन आप यूज कर पाते हैं। और ऐसे नहीं है कि तू खा और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये तो बहुत कॉमन है ना, मुझे दांत में दर्द में ये तो ये ले ले, मेरे को ब्लड प्रेशर में ये, हर एक का प्रोफाइल अलग होता है और कई बार आप ना गलत प्रोफाइल की दवा चूज करके ना फिर फंस जाते हो। फिर दवाइयों का साइड इफेक्ट की बात करते हैं। फिर दवाइयों में ये भी होता है दवाई का कितना, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, वो अभी दवाई दोगे तो कितनी देर बाद काम करना शुरू करेगी, कितनी देर तक काम करेगी काम, आप सब चीज़ देखते हो ना, तब आप डिसाइड कर पाते हो कि दवाई कितनी देर, कितनी फ्रिक्वेंसी में देना है, दिन में 1 बार देना है, 2 बार देना है, कब देना है, कितनी बार देना है, सुबह देना है कि शाम को देना है, क्या मैकेनिज्म है इस पेशेंट के ब्लड प्रेशर का, उसकी वजह से आपको दवाई देनी पड़ेगी ना। तो वो सारी चीज़ों को देख के आप डिसाइड कर पाते हो कि दवाई कैसे देनी है। तो हम पेशेंट को ये सेफली कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि आप दवाइयाँ लो तो आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, आप ग्रेजुअली लाइफस्टाइल चेंज करके टुवर्ड्स नॉर्मल आ सकते हो। दवाइयाँ आपको डिपेंडेंट नहीं बनाती एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू। बिल्कुल, दवाइयाँ आपको डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं बना रही हैं। दवाइयाँ आपको आपकी सेफ्टी के लिए हैं। दवाइयों के लिए आपको डॉक्टर के पास में एक रेगुलर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। आप ये बताइए कि आपकी अप्रेंशन क्या है, लेकिन लोग उल्टा कर देते हैं। लोग ये करते हैं कि दवाई छोड़ी, डॉक्टर के पास जाने बंद कर देते हैं, बस जैसे ही मेरा बीपी ठीक हुआ वो पेशेंट जाएगा नहीं, बीपी वापस शूट करेगा। तो वहाँ पर आपको नहीं करना। और दवाइयाँ एक्चुअली पेशेंट की हेल्प के लिए होती हैं, उनको नुकसान पहुँचाने की नहीं होती। एंड साइड इफेक्ट की जहाँ तक बात है, तो साइड इफेक्ट की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एक पेशेंट में ऐसे मानिए कि मैं 100 पेशेंट को दवाई दे रहा हूँ, तो शायद 2 लोगों या 3 लोगों में कुछ साइड इफेक्ट मिलेंगे, ठीक है। और वो साइड सोचिए 98 लोगों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, 90 कुछ नहीं मिल रहा, 2 लोग मिला, वो 2 लोगों को भी मैं जान जाऊंगा, क्योंकि अगर वो मेरे फॉलोअप में होंगे तो मैं जान जाऊंगा इनको साइड इफेक्ट, दवाई बंद कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे पास आओ, पहली बात तो अगर आप दवाई लोगे नहीं तो 98 लोग जिनको फायदा होने वाला था उनको फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। और आप फॉलो पे नहीं आओगे तो जो अगर आपको नुकसान कोई हो रहा होता तो हम उसमें बचाने वाले, तो हम तो पूरी तरह से आपको सेफ ही तो कर रहे हैं दवाई से, हम सिर्फ प्लस इफेक्ट दे रहे हैं, हम माइनस इफेक्ट तो आपको दे ही नहीं रहे। लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर के पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि आपको लगातार डॉक्टर के फॉलोअप में रहना,
करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कितने सारे पेशेंट हैं 10वीं साल से दवाई ले रहे होते हैं, क्या हो जाता है वो? कभी किसी आपके रेगुलर पेशेंट ने आपको ये बताया कि डॉक्टर मैंने अनुलोम विलोम करा, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, या लाइफस्टाइल चेंज से आपने देखा हो कि ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल चेंज से तो मैं उसमें योगा इज़ ऑल्सो ए पार्ट। सिर्फ अनुलोम विलोम करने मैं एडवाइस नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ योगा पे भरोसा, योगा इज़ वेरी गुड थिंग और बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन सिर्फ योगा के सारे मत रहिए। योगा लीजिए, डाइट भी करिए, एक्सरसाइज भी करिए, वॉकिंग करिए। बहुत सारे पेशेंट के साथ ये दिक्कत है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम पे भरोसा करना चाह रहे हैं। डाइट नहीं चेंज वो क्या करेंगे, उनको बोलोगे आपने कितनी देर कि मैं सुबह 1 घंटा योगा करता हूँ। मैंने कहा कि आप वॉकिंग करने जाते हो, तो वॉकिंग नहीं करता। मैंने भाई ऐसा करो, आधे घंटा योगा कर लो, आधे घंटे वॉकिंग कर लो, क्या दिक्कत है? तो वो एक, आई डोंट नो वो क्या कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग मैंने देखा है वो योगा पे 1 घंटे घर में बैठे रख सकते हैं, लेकिन आधे घंटे के लिए वॉक करना उनके लिए पॉसिबल नहीं। तो मैं सबका, मेरा मैसेज सभी के लिए है कि आप योगा करिए, लेकिन आप योगा के साथ साथ अपनी वॉकिंग एक्सरसाइज जरूर करिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहें कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, तो हाउ वुड यू लाइक टू कंक्लूड इट फॉर द ऑडियंस एंड द पेशेंट्स कि व्हाई हैविंग ब्लड प्रेशर कैन बी सो डेंजरस? देखिए, ब्लड प्रेशर एक डेफिनेटली बहुत बड़ा साइलेंट किलर है। दुनिया में बहुत बड़ी तादाद है जिनको ब्लड प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक छोटा सा कुछ डेटा था जिसमें ये था कि 100 लोगों का अगर बीपी है तो उसमें से सिर्फ 50 लोग ही दवाई खा रहे हैं, यानी 50% लोग ही दवाई खा रहे हैं। जो दवाई खा रहे हैं उनमें भी 25%, उनका 50% यानी टोटल 25% ही लोगों को इतनी इफेक्टिव दवाई खा रहे हैं कि उनका बीपी कंट्रोल है। तो एक्चुअली लोग 75% लोग जो होते हैं वो ऑफ मेडिसिन होते हैं, मतलब उनको कोई फ़ायदा नहीं है। या तो दवा खा ही नहीं रहे और या दवा वो खा रहे हैं तो उनको बीपी का फ़ायदा नहीं। तो मेरा मानना ये है कि पहली बात तो आप खुद भी मॉनिटर करिए कि आपका बीपी बढ़ा तो नहीं। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आप दवा लगातार खाइए। दवा लगातार खाने के साथ साथ अपना बीपी खुद भी मॉनिटर करिए कि आपका बीपी कंट्रोल है या नहीं है। और अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर जाके बात करके उनसे पूछिए कि मेरा बीपी कंट्रोल कैसे होगा। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है जहाँ पर लोग, डॉक्टर ने एक बार कोई दवाई लिख दी, वो दवाई खाना वो खा रहे हैं पिछले 4 साल से 5 साल से, बीपी उनका पहले 160 170 हुआ करता था, अब घट के 10 का नीचे घट गया, 150 पे भी चल रहा है। एंड दे आर हैप्पी कि जी मैं तो गोली खा रहा हूँ और मैं डॉक्टर के पास भी जा रहा हूँ, डॉक्टर भी बॉदर नहीं कर रहा है, वो भी इतने वो नहीं कर रहे हैं। एंड पेशेंट को उसे बहुत मार्जिनल फायदा होने वाला कि अगर बीपी पहले 180 था, आज की डेट 160 हो गया, तो उसको मार्जिनल फायदा होने वाला, पूरा फायदा तो नहीं होगा। पर आइडियल उसका बीपी होना चाहिए लेस देन 140 लेस देन 130 होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। तो एक्चुअली पेशेंट ने दवाई भी खाई है, डॉक्टर फॉलो में भी गया है, लेकिन खुद भी इतना अवेयर नहीं रहा है कि वो प्रॉपर दवाई को इस लेवल तक खाए कि बीपी इस लेवल तक पहुंचे, एक करेक्ट लेवल तक आए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। सर, आपकी तो पिथौरागढ़ में बहुत टाइम पोस्टिंग रही है, तो पहाड़ों पे ऑक्सीजन भी कम होती है और ब्रीदिंग भी ज़्यादा लेबर्ड होती है, स्लोप चढ़ना रहता है, उतरना रहता है। तो वहाँ जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करते थे पेशेंट का, तो इतना ही होता था, कम होता था? मैंने देखा कि हाँ, बीपी तो वहाँ भी काफ़ी प्रेवलेंट था, ऐसा नहीं कि बीपी नहीं था। और बीपी इसलिए प्रेवलेंट हो जाता है जब सर्दियाँ होती हैं, तो नॉर्मल लोगों का बीपी हमेशा बीपी शूट करने लगता है। जैसे आपका जैसे सर्दियाँ आएंगी, ठंड से वैसे आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट सिकुड़ने लगती हैं, तो बीपी बढ़ने लगता है। तो ये कॉमन था। और जब पहाड़ों में सर्दियाँ वैसे ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर बीपी के पेशेंट मैंने काफ़ी देखे हैं, तो वॉक करने, एक्सरसाइज करने में। लेकिन वहाँ पर एटमॉस्फेयर ज़्यादा अच्छा था, लोग ज़्यादा मेहनत करते थे, तो वो सारा चीज़ बैलेंस हो जाती है कि एटमॉस्फेयर की वजह से बीपी बढ़ भी रहा है, लेकिन उनकी हैबिट की वजह से बीपी कंट्रोल भी हो रहा है, खाने पीने के पैटर्न की वजह से बीपी कंट्रोल हो रहा है। तो ओवरऑल जो प्रेवलेंस है ना, वो यहाँ और प्लेन में लगभग बराबर हो जाती थी जाके। तो वहाँ भी प्रिस्क्राइब करना पड़ता था मेडिसिन? बिल्कुल, क्यों नहीं। जहाँ बीपी पेशेंट होगा तो आप प्रिस्क्राइब करोगे। एक पॉइंट मुझे लगता है हम मिस कर गए बताना फॉर पेशेंट अवेयरनेस, कि हाउ ब्लड प्रेशर लीड्स टू हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट, या वो हार्ट के ऊपर कैसे क्या इम्पैक्ट करता है और क्यों लॉन्ग रन में बीपी होना हार्ट की हेल्थ के लिए नुकसानदायक है? देखिए, ऐसा कि ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं फिर भी इसका आंसर देता हूँ। जब हार्ट को पंप करना होता है तो मेजर एओर्टा में पंप करता है ना, मेजर आर्टरी होती है, एओर्टा में पंप करता है। और ब्लड प्रेशर जो हम बात करें तो हम यही मान रहे हैं कि वो एओर्टा का प्रेशर है जो कि आपका बीपी है, राइट। तो अगर हार्ट को एक ज़्यादा बड़े प्रेशर वाले एरिया में पंप करना है और वहाँ का प्रेशर और बढ़ता जा रहा है, तो हार्ट की खुद की मसल्स को और मजबूत होना पड़ेगा और मोटा होना पड़ेगा, ताकि वो ब्लड को पंप आउट कर पाए, पंप उसमें कर पाए। जब वो हार्ट की मसल्स थिक होती, मोटी होती हैं, तो वो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। ये वैसे ही है जैसे कि नॉर्मली आदमी जिम जाता है, तो आप जब लगातार जिम जाते हो क्या होता है, मसल बनने लगती है, क्योंकि मसल की डिमांड बढ़ जाती है ना, डिमांड बढ़ती जाती है, मसल बढ़ती जाती है। वैसे यहाँ पर हार्ट की डिमांड बढ़ती जाती है, हार्ट की जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे मसल की ग्रोथ बढ़ेगी। जो मसल ग्रोथ बढ़ेगी तो हम जब जिम जाते हैं वहाँ पे तो उस ग्रोथ को हम अच्छा मानते हैं, पर हार्ट की इस ग्रोथ को हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी हार्ट की अपनी डिमांड बढ़ जाएगी, उसको ज़्यादा, अब उसको खुद को ज़्यादा ब्लड चाहिए। तो ऐसे पेशेंट में हार्ट अटैक का खतरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हाइपरटेंशन इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट, क्योंकि ये मसल को बढ़ा रहा है, हार्ट की हाइपरट्रॉफी कर रहा है और जो फर्दर हार्ट का लोड बढ़ा रहा है।
आई होप आज की इस कॉन्वर्जेशन से हमारे ऑडियंस में अवेयरनेस आई होगी और वो एक बार ही अपना ब्लड प्रेशर चेक करके ज़रूर देखेंगे कि वो ब्लड प्रेशर हाई की कैटेगरी में तो नहीं आ रही, क्योंकि शुगर के लिए आई थिंक अवेयरनेस है, वेट के लिए अवेयरनेस है, पर क्योंकि ब्लड प्रेशर दिखता नहीं है, बहुत एविडेंट नहीं है, उसको लेके ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। मुझे ये ज़रूरी लगता है कि लोग ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, भले ही आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, भले ही आप दवाई खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप नहीं खा रहे हैं तब तो जान ही जाना है। अगर आप दवा ऑलरेडी खा भी रहे हैं और आपका फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आप भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको बोलिएगा सर मेरा बीपी, मुझे इतना बीपी चाहिए, 140 से नीचे बीपी होना चाहिए, तो वो आप डॉक्टर से बोलेंगे, डॉक्टर डेफिनेटली आपकी आसुनिक करेंगे। Thank you, sir, for sharing your valuable Thank you, insights thank with us. Thank you. Blood pressure is not just a number on a machine. It's a silent signal from your body. Sometimes it whispers, other times it screams. But it always tells a story of stress, of diet, of routine, of rest. And the best part, you have the pen. You can rewrite the story. So whether you're managing hypertension, helping a loved one, or just starting to care about your health, remember, small changes create big impact. Breathe deeper, move more, eat mindfully, sleep better, and above all, listen to your body before it has to shout. Thank you for tuning into Mindful by Dr. Taruna. If this episode spoke to you, share it, rate it, and take a moment to check your blood pressure, because awareness is the first step towards action. Stay healthy, stay mindful. Until next time, see you again. Thank you.